Dear students, how are you? I think you are very best. Now we are about to start the class 12 physics. आज हम लोग 12th क्लास की फिजिक्स विद्युत चुंबकीय तरंगों की न्यूमेरिकल्स लगाएंगे। मेरे हाथ में एक बुक है, आप सोच रहे होंगे सर बुक क्यों लिए है। आज हम लोग सबसे पहले एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल लगाएंगे, ठीक है बेटा। और इसके क्वेश्चंस की बात रही, क्वेश्चंस कैसे आपको मिलेंगे, तो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस का बहुत सारा सोर्स है इंटरनेट पर, आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे मैं सोच रहा हूँ अपने पेज पर जब तक मैं कोई अथेंटिक लिंक या फिर कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं बना लेता जहाँ से आपको सारे क्वेश्चंस मिल सके या फिर नोट्स मिल सके, तब तक मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपने फेसबुक पेज की एक फिजिक्स की पेज है, मैं उस पर सारे क्वेश्चंस डाल दिया करूँगा, आप वहाँ से अपलोड कर लिया करेंगे, ठीक है बेटा। अब हम लोग चलते हैं न्यूमेरिकल लगाने। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द एनसीईआरटीज न्यूमेरिकल। ओके बेटा, ओके देन स्टार्ट नाउ। द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एनसीईआरटी, NCERT। हम लोग चलते हैं एनसीईआरटी का लगाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिए। कह रहा है कि संलग्न चित्र में संधारित्र दर्शाया गया है जो 12 सेंटीमीटर त्रिज्या की वृत्ताकार प्लेटों को 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखकर बनाया गया है। जो संधारित्र है बेटा वो 2 प्लेटों से बनाया गया है और इन प्लेटों की जो त्रिज्या है, इन प्लेटों की वो है 12 सेंटीमीटर। इनके बीच की जो दूरी बनाई रखी गई है वो है 5 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा, अच्छी बात है। फिर देखिए, कह रहा संधारित्र को एक बाह्य स्रोत से आवेशित कर रहे हैं। इसको एक बाह्य स्रोत से क्या कर रहे हैं, आवेशित कर रहे हैं, बाह्य स्रोत से, यानी इसमें बाह्य स्रोत से आवेशन किया जा रहा है, करंट या वोल्टेज दिया जा रहा है, ठीक है बेटा। कह रहा आवेशकारी धारा नियत है, ये धारा नियत है, ऐसा सवाल कह रहा है। फिर क्या कह रहा है, इसका मान 0.15 एम्पियर है। जो करंट दिया जा रहा है इसका मान 0.15 एम्पियर है। मैं आपको बता दूं, तार के बाहर जो करंट होता है उसको चालन धारा कहते हैं। कौन सी धारा कहते हैं बेटा, चालन धारा कहते हैं, ठीक है। कह रहा है कि ज्ञात क्या क्या करना है आपको, देखिए जो पहला ज्ञात करना है आपको, जो सवाल कह रहा है, कह रहा धारिता एवं प्लेटों के बीच विभवांतर परिवर्तन की दर। आपको डीवी बाई क्या ज्ञात करनी है, dt ज्ञात करनी है, ठीक है ना। कह रहा विभवांतर परिवर्तन की क्या दर ज्ञात करना है। पहले पार्ट में तुरंत करिए ddT। अब विभवांतर लेकिन संधारित्र के लिए सबको पता है, Q बाई क्या बेटा, C। उसके बाद 1/c नियतांक बाहर कर लो, ddT ऑफ Q, ठीक है बेटा। अब यहां देख लीजिए 1/c, c का मतलब एप्सिलॉन 0a और बाई क्या d मल्टी dq बाई dt, आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, ये चालन धारा ही है। आगे देख लीजिए बेटा, इसमें आप क्या कहते हैं, ये dv बाई dt, बहुत इजी है बेटा। होगा क्या, d चला जाएगा ऊपर, या है तो बहुत सिंपल ही, निकाल देते हैं d ऊपर एप्सिलॉन 0a मल्टी क्या बेटा c, आई एम सॉरी आई सफिक्स c, dv बाई dt। d दूरी कितनी है, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। धारा 0.15 एम्पियर, एप्सिलॉन 0 8.85 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। एरिया सबको पता है, एरिया क्या, ये पाई आर स्क्वायर लगेगा, गोलाकार है ना, वृत्ताकार है, ये पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, ठीक है बेटा। अब करना क्या है, सारे मान आप पुट कर दीजिए, फटाफट आ जाएगा। आइए dv बाई dt 5 गुणे सेंटीमीटर 0.15, मैं आंसर डायरेक्ट लिखूंगा, एम्पियर
मात्रक सेट कर दूं आपके लिए 8.85 10⁻⁻12। पाई का मतलब 3.14। आर जो है कितना दिया है 12 सेंटीमीटर। इसको 100 से डिवाइड कर दो, बस चेंज कर दो किसमें मीटर में 0.12 मीटर। उसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। उसका क्या हो जाएगा बेटा स्क्वायर हो जाएगा। आप ध्यान दें कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर है। कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर। मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। ठीक है बेटा यानी कट जाएगा। अब उसके बाद फिर क्या चीज़ कहते हैं हमारे पास क्या बचा। आपको बता दें आप जब सारा कैलकुलेशन कर लेंगे dv/dt सारा कैलकुलेशन कर लेंगे यानी 5 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10⁻⁻2 से। ठीक है बेटा यहाँ पर क्या बचेगा मीटर बचेगा। मीटर न्यूटन कहाँ चला जाएगा जो ऊपर चला जाएगा तो न्यूटन ऊपर चला गया। क्या बचा यहाँ पर एम्पियर। एम्पियर और बटे कूलाम का स्क्वायर। अब आप देखो ऊपर अभी कुछ और बचा हुआ है। ऊपर बचा हुआ है 0.15 यही मल्टी कर दो उसका भी बटे नीचे क्या बचा 8.85 3.14 0.12 का स्क्वायर। ठीक है बेटा और उसके बाद 10⁻⁻12 10⁻⁻12 नीचे से ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 10⁻+12 10⁻ कितना 12 हो जाएगा +12 हो जाएगा। तो dv/dt जब आप सारा सल्यूशन निकाल लोगे कैलकुलेट करके तो आ जाएगा 1.875 गुणे 10⁻⁻ माइनस कितना बेटा गुणे 10⁻⁻ नहीं ये आंसर आएगा बेटा ठीक है 1.875 गुणे 10⁻⁻ कितना 10⁻10। ये तो आप कैलकुलेशन करने पर आ जाएगा। अब मात्रक मैं आपको दिखा दूं। मात्रक ही आपके लिए दिक्कत कर देता है। न्यूटन मीटर मतलब क्या होता है जूल। ठीक है बेटा जूल हो गया। उसके बाद एम्पियर का मतलब होता है कूलाम इंटू क्या सेकंड। ये एम्पियर का मतलब होता है कूलाम पर सेकंड। एम्पियर का मतलब कूलाम पर क्या सेकंड बटे यहाँ कूलाम स्क्वायर है तो 1 कूलाम गुणे 1 कूलाम। 1 कूलाम से 1 कूलाम क्या हो जाएगा कट जाएगा। ठीक है ना। अब मैं यही लिख दे रहा हूँ dv/dt। यहाँ देखें ये जो आपका आंसर आ गया ये कैलकुलेशन करने पर ये आ गया बेटा कितना 1.875 गुणे 10⁻10। जरा गौर करना जूल पर कूलाम को वोल्ट कहते हैं अपान जूल पर कूलाम वोल्ट और प्रति क्या सेकंड। अब वोल्ट पर सेकंड यही dv/ क्या हो गया dt हो गया। अब आपको ये मिल गया। अब क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है वो देखते हैं। क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में कह रहा है क्या कि निकालिए पूछ रहा है कि प्लेटों के बीच विस्थापन धारा ज्ञात कीजिए ID ज्ञात कीजिए। ये आपसे सवाल पूछ रहा है कि प्लेटों के बीच कौन सी धारा ज्ञात कीजिए विस्थापन धारा। तो इसको डिलीट करूं तब आपको मैं दिखाता हूं क्या बेटा विस्थापन धारा। देखें बेटा विस्थापन धारा क्या चीज कह रहा है। आप जानते हैं विस्थापन धारा के बारे में क्या होता है। ये होता है ε0 d∅e/dt। आगे देखें ID बराबर ε0। क्या आपको φe पता है नहीं पता है तो φe बराबर क्या होता है E इंटू क्या बेटा A होता है। A को बाहर निकाल लीजिए ddT इज इक्वल टू क्या हो जाएगा E बराबर क्या होता है V/D होता है सबको पता है। आगे देखिए बेटा आप क्या कहते हैं ε0A D बाहर आ जाएगा क्या बन जाएगा अंदर ddT/V। ओके फिर देखें यहाँ पर लिख दे रहा हूँ बेटे क्या चीज़ विस्थापन धारा ε0 E/D बराबर C होता है मल्टी ddT। V आपको सवाल में नहीं दिया है ठीक है ना। ठीक है आंसर तो पूछा है ना अभी हम बता रहे हैं। V बराबर Q/, क्या होता है C होता है। बाहर निकाल दीजिए C बाहर ये हो गया ddT/Q कट जाएगा। dQ/dt चालन धारा है
यानी समझ में आया कि विस्थापन धारा चालन धारा के बराबर है 0.15 एम्पियर, जो आपको पहले से पता है। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का तीसरा भाग है क्या किरचॉफ का प्रथम नियम प्रत्येक प्लेट पर लागू होता है। बहुत आसान सा प्रश्न है। ये संधारित्र है, क्या इन सभी प्लेटों पर किरचॉफ का पहला नियम लगता है क्या असल में किरचॉफ का पहला नियम? क्या एक बिंदु पर आने वाली सभी धाराएं जाने वाली धाराओं की क्या होती हैं? बराबर। तो सत्य है, जितनी धारा आती है उतनी ही धारा दूसरी प्लेट से कहाँ जाती है? बाहर जाती है। अब देखते हैं बेटा दूसरा प्रश्न क्या है। आइए बेटा आप लोग के विपिन सर से मिलाते हैं। रहने दीजिए, आ नहीं रहा है, फिर किसी दिन मिलाते हैं, ठीक है, या फिर बाद की वीडियो में। चलिए ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखें क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है एक समांतर प्लेट संधारित्र जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, यानी जो समांतर प्लेट संधारित्र है बेटा, इसकी जो रेडियस है ये आपको दे रखी है 6 सेंटीमीटर। दो वृत्ताकार प्लेटों से बनी है, इसकी धारिता C 100 पिको फैरेट है। इन संधारित्रों की धारिता, मतलब इस संधारित्र की धारिता 100 पिको फैरेट है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, संधारित्र को 230 वोल्ट 300 रेडियन पर सेकंड की कोणीय आवृत्ति के स्रोत से जोड़ा गया है। संधारित्र को 230 वोल्ट और 300 रेडियन पर सेकंड की कोणीय आवृत्ति से क्या किया गया है? जोड़ा गया है, ठीक है ना। कह रहा है कि चालन धारा का आरएमएस मान, कह रहा है चालन धारा की कौन सी वैल्यू? आरएमएस वैल्यू पूछ रखा है। फिर क्या कह रहा है, चालन धारा क्या विस्थापन धारा के बराबर है? ये भी आपसे एक प्रश्न पूछ रहा है कि क्या चालन धारा विस्थापन धारा के बराबर है। दूसरा ये आपसे पूछ रहा है कि क्या चालन धारा बराबर है विस्थापन धारा के, ये आपको दिखाना है। और देखिए क्वेश्चन का थर्ड पार्ट आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है, कह रहा है कि प्लेटों के बीच अक्ष से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर, मान लीजिए ये जो प्लेटें हैं बेटा, इसका ये अक्ष है, ये इसका अक्ष है। कह रहा अक्ष से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई बिंदु है, यहां पर B का मान पूछ रखा है आपसे। यहां पर किसका मान पूछ रखा है आपसे बेटा? B का मान पूछ रखा है, ठीक है ना। प्रश्न ने यहां पर आपसे B का मान पूछ रखा है। आइए ये भी निकाला जाएगा, तीनों एक एक करके हम लोग निकालते हैं। देखिए प्रश्न बहुत इजी है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। आइए लगाते हैं, देखिए कैसे लगता है ये। पहले तो ये देखिए, पहला क्वेश्चन है कि आरएमएस वैल्यू निकालनी है, करंट निकालनी है आपको, ठीक है बेटा। तो करंट निकालने के लिए कोई बहुत टफ सिस्टम नहीं है, बड़ी आसानी से निकल जाएगा। क्या? चालन धारा आपकी वही सामान्य धारा होती है जो घरों में आती है, ठीक है ना। यानी उसका IRMS सबको पता है, VRMS अपान कितना होता है? XC। संधारित्रों के लिए आप प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर याद करें बेटा। आप देख लें सर, IRMS बराबर VRMS अपान क्या? XC। VRMS तुमको दिया है, जो आप नापते हो जनरली वो VRMS ही तो नापते हो, IRMS ही तो नापते हो। सर ठीक है, VRMS तक तो बात समझ में आती है, XC नहीं दिया है, कोई बात नहीं, ओमेगा C तो दिया है। आगे देखो बेटा, फिर क्या कहते हैं सर, VRMS तो ठीक है लेकिन 1 ओमेगा C ऊपर चला जाएगा। बिल्कुल बेटा, सर बार बार सर मत करिए। VRMS ओमेगा बराबर क्या होगा? 2 पाई, और क्या बेटा? बहुत आसान बात है, क्या करने के लिए मेहनत करें, ओमेगा तो सीधे दिया है बेटा, तो रख देंगे। C वो भी दिया है, अब रख ही दो। VRMS क्या है? 100।
पिको का मतलब 10 की घाते -12, फैरेड मतलब क्या होता है, कूलाम प्रति वोल्ट, ठीक है ना। ये हो गया बेटा। आगे देखिए यहाँ से ओमेगा बराबर तो दिया है 300 रेडियन, का मतलब रेडियन ही होता है पर सेकेंड। उसके बाद और क्या दिया, सी 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 सी, ये मैंने क्या रख दिया, सी का मान पहले ही रख दिया बेटा मैंने। तो अब किसका बचा है, VRMS का बचा है, रख दो 230 वोल्ट रख दो। वोल्ट वोल्ट क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब क्या बचा है बेटा, अब देखिए जो बचा है वही वैल्यू आ जाएगा, ठीक है, IRMS। अब भैया कैलकुलेशन मैं नहीं जाऊंगा करने, ठीक है ना, कैलकुलेशन हमारा सीधा सा फंडा है, कैलकुलेशन हम रख देंगे 6.9 10 टू दी पावर -6 आएगा, ठीक है बेटा, कैलकुलेशन करने पर। ये आपकी जिम्मेदारी है, प्लीज इसके लिए मुझे नहीं परेशान करिए, ठीक है। 2 2 4 1 5 आ जाएगा। और देखिए कूलाम पर सेकंड बराबर क्या होता है, एम्पियर होता है। आप बहुत ज़्यादा चाहते हैं तो 6.9 माइक्रो एम्पियर मैं आपको लिख कर दे दूंगा। अब ये निकल गया। अब प्रश्न पूछ रहा है बेटा दूसरे में कि क्या चालन धारा विस्थापन धारा के बराबर है। एक बार प्रूफ करके फर्स्ट क्वेश्चन में दिखा दिया ना कि चालन धारा विस्थापन धारा के क्या होती है, बराबर होती है। सेम वही मेथड रहेगा, ठीक है ना। फिर क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में बेटा, अगला पार्ट पूछ रखा है, प्लेटों के बीच अक्ष से इतनी दूरी पर, कितनी, ये अक्ष है प्लेटों के बीच, इससे 3 सेंटीमीटर दूरी पर। इसके लिए हमको बोर्ड डिलीट करना पड़ेगा, तभी आपको दिखा पाएंगे, हमको उतर के डिलीट करना पड़ेगा। तो बेटा हम लोग यहां पर एम्पियर मैक्सवेल का रूल लगाएंगे, क्या निकालने के लिए, चुंबकीय क्षेत्र। लिखिए एम्पियर मैक्सवेल के नियम से। क्या कहता है एम्पियर मैक्सवेल का नियम, बी डॉट चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन IC प्लस ID मल्टी क्या, μ0, यही कहता है बेटा, आपको पता होना चाहिए। अब संधारित्र के अंदर ये तो होता नहीं, सिर्फ क्या होता है, ID होता है। किसके अंदर, संधारित्र के अंदर, बाहर तो IC होता है। B टोटल के लिए 2πr, यहाँ हम लोग ऐसे लेते हैं ना, गोल सा बताए थे, मैं आपको करके दिखाए थे थ्योरी, अगर आप पढ़े होंगे तो। प्यारे बच्चे ID बराबर ε0 d phi e अपान dt, ठीक है ना, μ0, ठीक है। B 2πr बेटा μ0 ε0, कहाँ आपको पता है, phi e, phi e बराबर क्या होता है, E इंटू क्या बेटा, A। बड़ी दुविधा है, पूछो क्यों बड़ी दुविधा है, दुविधा इसलिए है चूंकि तुमको क्या भी नहीं पता है, ई भी नहीं पता है, ए भी नहीं पता है, देखा जाएगा भाई। ए तो आप जानते हैं ना, इन प्लेटों का क्षेत्रफल है। आइए आइए निकाला जाए, मेहनत तो करना पड़ेगा भाई। अगर आप सोचते हैं कि कोई चीज़ बिना मेहनत के हो जाती है, 2π क्या बेटा r, ये r स्मॉल क्यों लिया, क्योंकि इसकी बात कर रहे हैं हम, ठीक है ना। इसका रेखीय समाकलन होता है जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना होता है। देखिए हम आपको सीधी बात बता दें, भौतिकी समझ में अब आप भूल गए कि ये वाला आर क्यों लेंगे। अरे भाई आर वही तो लोगे जो परिबद्ध करेगा धारा को, जहां पर आप काल्पनिक पृष्ठ खींचेंगे। अगर आप सोचते हैं कि फिजिक्स रटने से आपको आ जाएगी, तो फिजिक्स रट कर इस जन्म में नहीं आएगी। 32 दुनाई 64 चैप्टर, एक चैप्टर में कम से कम 20 टॉपिक, यानी 64 कितना हो गया, 64 गुणे 20 यानी कितना, 1280 टॉपिक है, और हर टॉपिक में 2 फार्मूला, यानी कितना हो गया, मान के चलिए आप 2500 लगभग 60 फार्मूले हैं। कहाँ तक रटोगे, समझने से आएगी। आइए तो भैया B2πr μ0 ε0 ddt e इंटू क्या बेटा, ए को कहाँ निकाल लो, बाहर, ए को बाहर निकाल लिया, ठीक है ना। अब यहाँ क्या बचा, क्या बचा बेटा, यहाँ पर ई बचा है। ए को आपने जब कहाँ निकाल लिया है, बाहर निकाल लिया है, तो बचा क्या चीज़ है, ई बचा है। चलिए डी ई बाई क्या हो गया, डी टी। बड़ी दुविधा है सर, हमको तो क्या भी नहीं पता है, ई भी नहीं पता है। अब मैं ही क्या कर सकता हूँ अगर आपको ई नहीं पता है तो। आइए देखा जाएगा, बी 2πr बराबर μ0 मल्टी ε0। अब एक दिक्कत ये भी है, क्या सर, जरा यहाँ देखो, ये ए कौन सा है,
सबसे बड़ी बात है कि जो आपने ए अभी कहाँ निकाला है, बाहर निकाला है, ये ए है कौन सा, सबसे बड़ी चीज़ यही है हमारे पास कि ये ए कौन सा है। तो ज़रा ये समझने की कोशिश करना, ठीक है। आपने जो काल्पनिक क्या लिया है, पृष्ठ लिया है, जो क्या लिया है बेटा, काल्पनिक पृष्ठ। हम सब कुछ उतने की ही चर्चा कर रहे हैं, यानी वही होगा पाई आर क्या बेटा, स्क्वायर। हो गया चीज़ ना, जो आपने लिया है वही हो गया, ये पाई आर क्या बेटा, स्क्वायर हो गया। अब उसके बाद जरा चर्चा में कहाँ बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। आइए, डी ई बाई क्या, डी टी, डी डी टी। ई तो आप जानते हैं, इसके बीच क्या है, वैद्युत क्षेत्र है प्लेटों के बीच, और प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र सिग्मा अपान क्या होता है, एप्सिलॉन 0। ये तो आपको पता है। फिर बी टू पाई आर, म्यू 0 एप्सिलॉन 0 पाई आर स्क्वायर। भैया एप्सिलॉन 0 तो बाहर आ जाएगा, लो काट भी दिया। लेकिन अब डी डी टी और सिग्मा आपको नहीं पता है, तो क्यू बाई कितना हो जाएगा, ए डैश हो जाएगा, जहां ए डैश इन प्लेटों का क्या है, क्षेत्रफल है। पाई से पाई कट जाएगा, एक आर से एक आर कट जाएगा, तो बी बराबर आ जाएगा म्यू 0 आर बटे कौन, 2, ठीक है। और क्या बचा, ए डैश को कहाँ निकाल लो, बाहर निकाल लो। और जब ए डैश को आप कहाँ निकाल लोगे, बाहर निकाल लोगे, निकाल लीजिए डैश को बाहर, पाई कैपिटल आर स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। इसको मैंने कैपिटल कितना मान लिया है, आर मान लिया है। अब डी क्यू बाई क्या आ गया, डी टी आ गया। अब जब डी क्यू बाई डी टी आ गया तो निकालना आपको असल में क्या है, डी क्यू बाई डी टी आने के बाद जो आपको असल में निकालना है वो क्या निकालना है, बी चुंबकीय क्षेत्र। चलिए चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, निकल जाएगा। डी क्यू बाई क्या, डी टी। जरा सा आगे बढ़ते हैं, बी चुंबकीय क्षेत्र हो गया, ठीक है। अब देख लीजिए म्यू 0 आर बटे 2 पाई आर स्क्वायर। अब ये जो धारा हो गई, आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, धारा कहते हैं। अब बड़ी दिक्कत ये है हमें धारा, ये जो धारा दिया हुआ है, अब अगर आप इसको ध्यान दें तो मैं थोड़ा सा इसमें परिवर्तन कर दूंगा। आपको जो सारी बातें दी हुई हैं बेटा, अगर आप थोड़ा सा गौर करिए तो हम ऐसे कह सकते हैं कि जो B का आयाम होगा, अब यहाँ जगह नहीं है, जगह कहाँ है, यहाँ दिखाएं, देख लीजिए। अगर B का आयाम कहें, अगर B का क्या कहें, आयाम, अधिकतम मान, म्यू 0 आर 2 पाई आर स्क्वायर, तो धारा का भी आयाम होगा, आई क्या, नॉड, ठीक है। और आई नॉड क्या होता है, आपको पता है, आई आर एम एस बराबर आई नॉड अपान √2। तो यहाँ से आई नॉड बराबर आई आर एम एस मल्टी √2 आ जाएगा। तो यानी हम कह सकते हैं यहाँ से इसको ऐसे लिख देंगे, इसको लिख देंगे आई आर एम एस गुणे रूट कितना, 2, और आई आर एम एस की हमको सवाल में वैल्यू भी दी हुई है। और ये सब तो म्यू 0 स्मॉल आर 2 पाई आर ये सब निकाल ही सकते हैं आप, ठीक है। आइए देखते हैं आगे। अब देखिए बेटा, इसका मान आगे क्या होगा, b बराबर, या फिर b नॉट, म्यू 0 की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, मल्टी आर की वैल्यू आपको दी हुई थी 3 × 10⁻2 मीटर, सेंटीमीटर मीटर बदल गया। उसके बाद ये IRMS √2, IRMS √2 का मतलब, IRMS का मतलब 6.9, माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6 एम्पियर बटे √2 भी दिया है, इंटू बटे 2, पाई का मतलब 3.14, ठीक है ना। और कैपिटल आर का मतलब दिया था कितना, 6 सेंटीमीटर लगभग, तो 6 × 10⁻2 मीटर, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। अब जो कटे उसको काट दो, ठीक है। कैसे कैसे कौन कटेगा, 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा, अभी 1 मीटर बाकी है, 1 एम्पियर से 1 एम्पियर कट जाएगा, हो गया, आ गया मात्रक बी नॉट। गुणा भाग करना आपका काम है, वो मेरा काम नहीं है। और आंसर आएगा 1.626 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर, यहाँ 1 एम्पियर बचा है, ये एम्पियर नीचे आ जाएगा मीटर, और ये शायद मात्रक में इसको किताबों में क्या लिख दिया करता है,
आप जानते हैं चुंबकीय क्षेत्र का सबसे सुलभ मात्रक टेस्ला ही है। ठीक है, ये हो गया। अब इस प्रश्न में कुछ और नहीं बाकी है। देखिए अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न देखिए एनसीईआरटी का ही। क्या कह रहा है प्रश्न? कह रहा है कि 10⁻⁻10 मीटर तरंगदैर्घ्य की एक्स किरण, एक तरंगदैर्घ्य दी हुई है एक्स किरण की 10⁻⁻10 मीटर। फिर क्या कह रहा है? 6800 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का प्रकाश, 6800 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का प्रकाश है, विजिबल मान लो, विजिबल वेव्स है। उसके बाद क्या कह रहा है? 500 मीटर की रेडियो वेव्स, लैम्डा तरंगदैर्घ्य दिया हुआ है, रेडियो वेव्स 500 मीटर। कह रहा है इन सब में कौन सा गुण समान होगा? मैं बता देता हूँ, इन सब का निर्वात में चाल समान होगा। निर्वात में चाल समान होगा मतलब सब चलेंगी प्रकाश की चाल से। वो चाल होगा 3 × 10⁸ मीटर पर क्या सेकंड। ये तीसरा प्रश्न हो गया। उसके बाद फिर क्या चीज कह रहा है? चौथा प्रश्न पूछ रहा है। इसको बिटाने के बाद आपको चौथा प्रश्न बताते हैं। देखिए बेटा, प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है? आप जरा ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान है। कह रहा है एक समतल विद्युत चुंबकीय तरंग निर्वात में z अक्ष की दिशा में चल रही है। तो पहली चीज आपको बता दें कि आप खूब विधिवत से अक्षों को पहचान लीजिए। देखिए ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, और अगर ये कौन है? z अक्ष। ठीक है ना, ये आप जान जाइए। इसको I कैप से दिखाते हैं, इसको J कैप से दिखाते हैं, और इसको दिखाते हैं किससे? K कैप से। अब प्रश्न है, कह रहा है एक समतल विद्युत चुंबकीय तरंग निर्वात में z अक्ष के अनुदिश चल रही है। ठीक है ना, इसके विद्युत और चुंबकीय वेक्टरों की दिशा के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए सवाल जो है बहुत सीधा सा है। सवाल है कि आज जो तरंग चल रही है, जो तरंग संचरण की दिशा है, ठीक है ना, के वेक्टर, ये बेटा जनरली एक्स अक्ष की तरफ होती है, लेकिन आज ये किस अक्ष की तरफ है? जेड अक्ष की तरफ है। अब जेड अक्ष की तरफ तरंग यानी किस तरफ चल रही है? तरंग चल रही है जेड अक्ष की तरफ चल रही है। ठीक है ना। अब प्रश्न में ये है क्या कि तब बताइए ई वेक्टर ये कौन से अक्ष पर होगा और बी वेक्टर कौन से अक्ष पर होगा। मेरा सीधा सा फंडा है। हम आपको क्या बता चुके हैं? हम बताए हैं कि एक्स, वाई और जेड। एक्स पर तरंग संचरण है, ठीक है ना, वाई पर कौन है? वैद्युत क्षेत्र है, और जेड पर कौन है? चुंबकीय क्षेत्र। आज मामला पलट गया है, ठीक है ना। तो अगर मामला पलट गया है तो एक रूल फॉलो करो, एक्स वाई जेड, एक्स से वाई, वाई से जेड, ठीक है, और फिर जेड से क्या? एक्स। ठीक है, तो अब फिर से एक्स से वाई, वाई से जेड, फिर जेड से क्या? एक्स। यही सबसे सटीक तरीका है। अब आपको जब ऐसे दिया हुआ है, क्या जैसे कहे वैसे बोलो तो जो है। और देखिए सबसे पहली चीज तो कैसे करते हैं, एक्स से स्टार्ट किए थे, वाई जेड, फिर के ई बी, तो ऐसे यहां पर करो भाई। यहां जेड से स्टार्ट है तो कैसे रखेंगे? अगर जेड से स्टार्ट है तो जेड पर क्या रखेंगे? के रखेंगे, तरंग संचरण। ठीक है, जेड के बाद फिर क्या होता है? यक्स पर हम आते हैं, ठीक है। यक्स पर किसको रखेंगे? ई को रखेंगे, ऑफ कोर्स ई को रखेंगे यक्स पर। और फिर क्या होगा? वाई पर किसको रखेंगे? अब भाई जेड के बाद एक्स, एक्स के बाद फिर वाई, वाई पर बी को रखेंगे। एकदम क्रम से मैं अब भी चल रहा हूं, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, करेक्ट। यानी आपने क्या देखा कि एक्स पर अगर आपका जेड पर के आ गया तो जेड के बाद एक्स, एक्स पर आपका कौन आएगा? ई आएगा, और वाई पर आपका कौन आएगा? बी आएगा। इस तरीके से आपका पूरा मैटर क्या हो गया? सुलझ गया, ठीक है। उसके बाद प्रश्न क्या कह रहा है? यदि तरंग की आवृत्ति 30 मेगाहर्ट्ज हो, अगर आवृत्ति 30 मेगाहर्ट्ज हो, मेगा का मतलब 10⁶ हर्ट्ज हो, ठीक है, तो क्या प्रश्न पूछ रहा है? कह रहा है कि तरंगदैर्घ्य कितनी होगी। तो आपसे तरंगदैर्घ्य पूछ रहा है, लैम्डा। तो सबको पता है लैम्डा बराबर सी बाई क्या होता है? न्यू होता है, चूंकि सी बराबर न्यू लैम्डा होता है। तो सी का मान सबको पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, ठीक है ना। न्यू का मान 30, और मेगा का मतलब 10⁶, हर्ट्ज का मतलब 1/सेकंड। सेकंड कट जाएगा, 30 कट जाएगा, 10 आ जाएगा, लैम्डा बराबर 10�7 हो जाएगा, यानी 10 ऊपर हो बचेगा, केवल ऊपर 10 ही बचेगा फिर, ठीक है ना। और 10 मीटर, यानी तरंगदैर्घ्य कितने मीटर आ गई बेटा? 10 मीटर आ गई इसकी क्या? तरंगदैर्घ्य। उसके बाद अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना बेटा? 5 देखते हैं। अब देखें बेटा क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 यहां देखिए ध्यान से।
पांचवा प्रश्न क्या है, कह रहा है एक रेडियो 7.5 मेगाहर्ट्ज से 12 मेगाहर्ट्ज बैंड के किसी स्टेशन से समस्वरित है, अनुनादित है। क्या दी हुई है आवृत्ति? आपको आवृत्ति जो दी हुई है लोअर लिमिट टू अपर लिमिट तक की, वो क्या है? ये दिया हुआ है 7.5 मेगाहर्ट्ज, 7.5 मेगाहर्ट्ज टू अपर लिमिट इज गिवन 12 मेगाहर्ट्ज। ओके, इनसे ये समस्वरित है, अनुनादित है, बज रही हैं। कह रहा है कि संगत तरंगदैर्घ्य बैंड क्या होगी? वेरी सिंपल, कह रहा है करेस्पॉन्डिंग तरंगदैर्घ्य बैंड फॉर लोअर। तो बेटा जब आवृत्ति लोअर है तो तरंगदैर्घ्य क्या होगी? अधिकतम होगी, अपर। ठीक है ना? और ये जब आवृत्ति अधिकतम है, अपर लिमिट है ना ये, तो तरंगदैर्घ्य क्या होगी? मिनिमम होगी। निकाल देते हैं। लैम्डा बराबर c बाई न्यू होता है। आइए यहाँ पर निकालिए। c 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड एंड न्यू 7.5 मल्टी 10⁶ मेगा 1/सेकेंड हर्ट्ज। सेकेंड कैंसिल एंड दशमलव हटा दीजिए। ठीक है ना? तो आप इसको लिख सकते हैं 3/75 मल्टी 10⁹ 10⁻³ बचेगा एंड मीटर। एंड आप समझ सकते हैं अगर मैं इसको ऐसे कहूँ 300 तो 75 दूना 150 होता है, तो चौको 4 जाएगा यानी 40 मीटर आ जाएगा। यहाँ तरंगदैर्घ्य निकाल दीजिए बेटा। लैम्डा लोअर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपान 12 10⁶, दिस इज 12 मेगाहर्ट्ज मस्ट बी। यस बेटा, 10⁶ एंड 4 जा। ओके, एंड नाउ 1/सेकेंड कैंसिल here lambda L is equal to that's 25 मीटर। नाउ कहाँ से कहाँ तक जो है तरंगदैर्घ्य पर वो समस्वरित होगा? 40 मीटर से 25 मीटर तक वो समस्वरित हो सकता है। देखिए अगला प्रश्न, यानी प्रश्न नंबर कितना बेटा? 6। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है? कह रहा है एक आवेशित कण अपनी माध्य साम्यावस्था के दोनों ओर 10⁹ हर्ट्ज से दोलन करता है। अब देख लीजिए, एक प्रश्न है। आप जानते हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंग कब उत्पन्न होती है? ये आवेशों के दोलन से उत्पन्न होती है। आवेशों के किससे? दोलन से। अगर कोई कण आवेशों के दोलन से उत्पन्न, अगर कोई विद्युत चुंबकीय तरंग आवेशों के दोलन से उत्पन्न होती है तो इसके दोलन की जो आवृत्ति होगी, इसके दोलन की जो आवृत्ति होगी बेटा, सेम वही आवृत्ति उत्पन्न हुई विद्युत चुंबकीय किसकी होगी? तरंग की। तो अगर दोलन की आवृत्ति 10⁹ हर्ट्ज है तो विद्युत चुंबकीय तरंग की भी आवृत्ति 10⁹ कितनी हर्ट्ज ही होगी? 9 हर्ट्ज ही होगी। ठीक है बेटा। अब हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर कौन सा बेटा? 7वां देखेंगे। प्रश्न नंबर 7वां क्या है? यही देख लीजिए क्या कह रहा है 7वां प्रश्न। 7th क्वेश्चन सेड निर्वात में एक आवर्त विद्युत चुंबकीय तरंग में चुंबकीय क्षेत्र का आयाम, चुंबकीय क्षेत्र का आयाम विद्युत चुंबकीय तरंग में क्या दे रहा है? 510 नैनो टेस्ला दे रखा है बेटा। 510 नैनो टेस्ला। आप जानते हैं नैनो का मतलब 10⁻⁻⁹। ये सब सवाल में लिखने का तरीका है, एनसीईआरटी में यही कमाल है बेटा। ठीक है। उसके बाद कह रहा तरंग के वैद्युत क्षेत्र वाले भाग का आयाम क्या होगा? वैद्युत क्षेत्र वाले भाग का आयाम। इंतजार कर रहे हैं हम आपसे कुछ मजाक करके पढ़ाएं? इतना फ्री नहीं है और ना ही इतना वैल्यूलेस है। ठीक है, पढ़ने आए हैं ना तो सिर्फ पढ़िए। क्लास में जब आप होते हैं भीड़ में थोड़ा हो जाता है, आप भी बच्चे हैं, मजाक के मूड में रहते हैं। यहाँ कौन बैठा है? किस बात का मजाक? 1 घंटे की क्लास है, ऑनलाइन पढ़ानी है, गर्मी इतनी हो रही है, किस बात का मजाक? पढ़ना सीखिए, नहीं तो पूरी जीवन मजाक में हो जाएगा। अगर कोई 90,000 लड़कों को पढ़ाता है तो 90,000 इंजीनियर और डॉक्टर निकालता है क्या हर वर्ष? नहीं, क्योंकि वो जो 90,000 है ना, उसमें से 85 से 86,000 मजाक के लिए बैठे होते हैं, 5,000 पढ़ने के लिए होते हैं। तो मतलब क्या हुआ? पैसा कमाने के लिए बैठा हूँ, ऑफकोर्स पैसा कमाना है।
इस तरीके से नहीं। 5,000 बैठिए पढ़ने वाले, ठीक है ना। चलिए आइए, E0 निकालना है। E0 बाई B0 बराबर आप क्या पढ़ चुके हैं, C। तो यहाँ से अगर E0 निकाला जाए तो B0 मल्टी क्या होगा, C होगा। और B0 मल्टी C कैसे निकलेगा, यही निकालूंगा मैं। B0 मल्टी किसको, C को। आइए, C बराबर होता है 3 × 10 की घाते 8, ठीक है ना, ये C हो गया। और B0 की वैल्यू आपको दी हुई है सवाल में 510 नैनो का मतलब 10 की घाते -9 टेस्ला, ठीक है ना। और इसका अब यहाँ से E0 निकलेगा तो 51 तियाँ कितना होता है, तो 3 एकम 3, 3 × 5 = 15, 153, 8 और 1 9 हो गया, ये ख़त्म हो जाएगा। 100 कितना हो गया 53, और यहाँ मीटर पर क्या सेकंड, और टेस्ला का मतलब न्यूटन पर एम्पियर क्या मीटर, मीटर मीटर कट जाएगा, ठीक है ना। और क्या बचा, E0 बराबर 100 क्या बेटा 53, ठीक है, 153 बचा। और उसके बाद क्या, न्यूटन और एम्पियर इंटू सेकंड मतलब कूलाम होता है। इस तरीके से विद्युत क्षेत्र का क्या आ गया, आयाम आ गया बेटा, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। तो प्यारे बच्चों आइए आगे देखते हैं बेटा क्या है। प्रश्न है, कह रहा है विकिरण के क्वांटम की ऊर्जा के लिए, प्रश्न कह रहा है विकिरण के एक क्वांटम की ऊर्जा के लिए, क्वांटम मतलब ऊर्जा का पैकेट है बेटा, आपको मैं पहले भी बता चुका हूं। E बराबर hν का उपयोग करिए, मतलब फार्मूले में E बराबर किसका प्रयोग करिए, hν का प्रयोग करिए। चलिए बात मैंने मान ली, ठीक है ना। जहां पर h प्लांक का नियतांक है, इसकी वैल्यू होती है 6.63 × 10 की घाते -34 क्या बेटा जूल सेकंड। ये वैल्यू है किसकी, h की वैल्यू है, कोई बात नहीं। आगे देखिए, कह रहा है कि इसका उपयोग करिए तथा विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम के विभिन्न भागों के लिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट के मात्रक में फोटॉन की ऊर्जा निकालिए। देखिए प्रश्न पहले समझना जरूरी है। कह रहा है विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, तो विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम का मतलब स्पेक्ट्रम होता है। इतनी हिंदी नहीं समझ पाते आप, बोर्ड के पेपर में हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों दिया रहता है, ठीक है। विद्युत चुंबकीय जो स्पेक्ट्रम वर्णक्रम है, आप देख रहे हैं 7 तरंगें उसमें मूल रूप से हैं। कह रहा है क्या चीज, कह रहा है कि बेटा इसमें प्रत्येक तरंग, रेडियो तरंग, माइक्रो तरंग, अवरक तरंग, दृश्य प्रकाश, पराबैंगनी विकिरण, एक्सरे और गामा रे, प्रत्येक के लिए आपको फोटॉन की क्या निकालनी है, ऊर्जा निकालनी है। सब तरंगें फोटॉन से ही तो बनी है। कह रहा है कि जो ऊर्जा का परिमाण आएगा, ठीक है ना, कह रहा है जो ऊर्जा का परिमाण आएगा आपको उस ऊर्जा के परिमाण से क्या बतानी है। कह रहा है जो ऊर्जा का परिमाण आएगा उस ऊर्जा के परिमाण से आपको बताना होगा कौन, कि ये विद्युत चुंबकीय तरंगें किस स्रोत से मिल सकती हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगें किस स्रोत से मिलेंगी। ऊर्जा आया, ठीक है ना। आपको बता दें एक ही विद्युत चुंबकीय तरंग कई स्रोतों से मिल सकती है बेटा, एक ही विद्युत चुंबकीय तरंग कई स्रोतों से मिल सकती है, ठीक है। अब मैं आपको चल रहा हूं बताने कि जब हम अभी ऊर्जा निकालेंगे विद्युत चुंबकीय तरंगों के फोटॉनों की, तो हम बताएंगे इस ऊर्जा की जो विद्युत मतलब इस ऊर्जा की ये जो विशेष विद्युत चुंबकीय तरंग है किस स्रोत से मिलेगी। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पता है E बराबर क्या होता है, hν होता है। E की वैल्यू निकालनी है, h बराबर 6.62 × 10 की घाते -34 जूल सेकंड। और न्यू आवृत्ति, मैं न्यू को न्यू ही रख दे रहा हूँ, सेकंड बाद में आवृत्ति का मान रखेंगे, ठीक है। ये हो गया। अब देख लीजिए E बराबर 6.62 × 10 की घाते -34 और जूल सेकंड, और न्यू मतलब प्रति सेकंड होता है, तो सेकंड कट ही जाएगा, तो सिर्फ बचा क्या, गुणे न्यू जूल बचा। इतना जूल बचा बेटा आपके पास। अब आप एक काम करें, इसको बदल दें किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन वोल्ट के मात्रक में निकालना है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आइए बदल दिया जाए। तो कभी भी अगर आपको
जूल को किस में बदलना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो 1.6 10 टू द पावर -19 से डिवाइड कर दीजिए, बस जूल इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल जाएगा। सबको पता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 10 टू द पावर -19, इलेक्ट्रॉन का मतलब कूलाम और वोल्ट का मतलब जूल पर कूलाम, कूलाम कट जाएगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 10 टू द पावर माइनस कितना बेटा 19 जूल। जूल बराबर निकालना है, इसको नीचे लेके चले जाओ, आंसर किस में आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब अगर आप इसको सॉल्व कर लेते हो बेटा, यहाँ पर अभी क्या बचा हुआ है, न्यू बचा हुआ है, अगर आप इसको सॉल्व कर लेते हो तो 4.14 गुणे, ठीक है ना, 4.14 इसको सॉल्व करने पर न्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हमारे पास एक बढ़िया एथेंटिक फार्मूला हो गया, आवृत्ति रखेंगे और फटाफट क्या मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी, और जैसे ऊर्जा मिलेगी उस ऊर्जा को देखकर हमें बताना होगा कि इतनी ऊर्जा की विद्युत चुम्बकीय तरंग कहाँ से उत्पन्न होगी। आइए शुरुआत करते हैं एक एक करके। क्या चीज़, अगर हम बात करें रेडियो तरंग की, तो रेडियो तरंग के लिए आपको आवृत्ति कितनी पता होती है, माध्य आवृत्ति रेडियो तरंग की 10 टू द पावर कितना हर्ट्ज है, 8 हर्ट्ज है, ठीक है ना। इस आवृत्ति को उठा करके ई में रख दीजिए, 4.14 न्यू की वैल्यू 10 टू द पावर 8 10 टू द पावर कितना बेटा 8, और क्या ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ई की जो यहाँ से वैल्यू आएगी बेटा मल्टी करने पर वो आ जाएगा बेटा, आपको बता दें यहाँ पर एक ही और रहेगा 4.14 इंटू 10 टू द पावर -15 भी रहेगा, ठीक है, कैलकुलेशन मैं करता नहीं हूँ, -15 भी रहेगा, तो आ जाएगा 4.14 10 टू दी पावर 8 में से 15 के माइनस कितना 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर आप इस ऊर्जा को ध्यान दे पाते हैं तो आपको देखने में क्या समझ में आएगा कि ये ऊर्जा कहाँ से उत्पन्न होगी, ये ऑसिलेटरी एलसी सर्किट से उत्पन्न होगी, दोलनकारी एलसी परिपथ जो आपको मैंने प्रत्यावर्ती धारा में दिखाया था, ठीक है ना। ऐसे दूसरे की भी लिए आपको इसी न्यू की क्या रखनी होगी, आवृत्ति रखनी होगी 10 टू द पावर कितना बेटा 10, ठीक है ना। और जब इसको रखेंगे तो फिर एक ऊर्जा आएगा, वो ऊर्जा की जो तरंगे होंगी वो माइक्रो तरंगे होंगी, वो माइक्रो तरंगे कहाँ से उत्पन्न होगी, L0 परिपथ से। L0O मतलब ऑसिलेटरी है, मैंने लिख दिया है, आइए दिखाते हैं। अब आइए आपको दिखाते हैं अगला बेटा, क्या चीज़, अगले वाले की ऊर्जा दूसरी तरंग की। जैसे ई बराबर आपने क्या रखा था 4.14 गुणे 10 की घाते -15, और न्यू की वैल्यू आपने कितनी रख दी दूसरे की 10 टू द पावर कितना बेटा 10 हर्ट्ज, 10 टू द पावर 10 हर्ट्ज का मतलब 1/सेकंड, और यहाँ पर तो था ही क्या जूल था, ठीक है ना, जूल था, जूल ही था। अब मात्रा रखने की जरूरत ही नहीं है, मात्रा रखने की जरूरत नहीं है, जूल था। अब यहाँ से जरा वैल्यू निकाल दीजिए, ई की वैल्यू, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आया था, जूल नहीं था, ये आ चुका है आपका इलेक्ट्रॉन किसमें वोल्ट में, कुछ करने और नहीं की जरूरत नहीं, केवल यूनिट रखनी है। मल्टी कर देंगे 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस कितना बेटा 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आप सोच लीजिए ये ऊर्जा जो है आपकी, ये ऊर्जा आपकी है माइक्रो तरंग की, और ये दोलनकारी एल परिपथ से, केवल एल परिपथ से उत्पन्न होगा, ठीक है ना। तो आइए, या फिर आप इसको एलसी सर्किट से भी मान सकते हैं, लगभग एलसी सर्किट से उत्पन्न होगा, लगभग कह सकते हैं। अब देखिए तीसरा रख दीजिए, ई बराबर 4.14 गुणे 10 की घाते कितना -15, और न्यू की वैल्यू रखनी पड़ेगी आपको, न्यू की वैल्यू रखेंगे कितना 10 की घाते 13, और आंसर आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो ई बराबर आ जाएगा 4.14 गुणे 10 की घाते कितना -2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपका कहाँ से उत्पन्न होगा, अवरक्त तरंगे ये होंगी किससे, उत्तेजित परमाणु अथवा उत्तेजित किससे बेटा अणु से उत्पन्न होंगी, उत्तेजित परमाणु अथवा उत्तेजित अणु से। चौथा देखिए 4.14 गुणे, आप चौथे तरंग की आवृत्ति रखिए दृश्य प्रकाश की 6 गुणे 10 घाते कितना बेटा 14, 10 घाते 14, और ये 10 घाते -15, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और यहाँ से जो ई की वैल्यू आ जाएगा, 4 छंग कितना होता है 24, 4 छंग 24, 14 छंग कितना होता है 84,
गुणे 10 की घाते कितना आ जाएगा -1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी E बराबर आ जाएगा 2.484 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी सही शब्दों में कहा जाए तो ये कहाँ से उत्पन्न हो जाता है, ये सूर्यदेव से, दीप्त वस्तुओं से, जो गर्म वस्तुएं होती हैं उनसे उत्पन्न हो सकता है। अब आगे देखिए बेटा, अगली चीज क्या कहते हैं, कौन सा, पश्चिमी तरंग। पश्चिमी तरंग के लिए रख दीजिए E बराबर 4.14 गुणे 10 की घाते -15, और आवृत्ति पश्चिमी कौन है, एक्स रेज की 3 गुणे 10 घाते 18, 3 गुणे 10 घाते कितना 18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर आएगा। E बराबर 14 कितना होता है 42 होता है, और 4 × 12 होता है, 10 घाते +3 होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। E बराबर 1.242 गुणे 10 घाते कितना 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये जो आपकी एक्स रेज हैं भारी नाभिक पर इलेक्ट्रॉनों की किससे टकराने से उत्पन्न होती है। और आखिरी पांचवा नहीं है भैया, ये पांचवा नहीं है, पांचवा तो मैं पहले बता चुका, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, ये मैंने किसकी बात की, ये मैंने किसकी बात कर दी, ये मैंने आपकी उत्पन्न कर दी किससे बेटा, एक्स रेज की। मैंने डायरेक्ट पहुंच गया कहाँ, 1 2 3 और 3, चौथा कौन था बेटा, ये हो गया 1 2 3 4, दृश्य प्रकाश दिखा दिया मैंने। दृश्य प्रकाश के बाद फिर पांचवा नहीं, फिर मैंने सीधे भारी नाभिक दिखा दिया आपको, छठवां, ठीक है ना। ये आपका 2 3 4 4.14 दृश्य प्रकाश, पांचवा पराबैंगनी है, और मैंने पराबैंगनी का 10 घाते कितना है 18 रख दिया मैंने। और यही है आपका पांचवा जो है आपका 3 गुणे, मैंने इसकी जगह ही रख दिया कौन, भारी नाभिक वाला, ठीक है। और ये जो भारी नाभिक वाला है, 1 मिनट में इसको जरा क्लियर कर लेने दो, कौन सा मैंने रख दिया। बेटा जो मैंने ये पांचवा लिया है ना, पांचवा, ये पांचवा नहीं, असल में हमने लिख लिया कौन सा, ये वाला लिख लिया मैंने बेटा, ये वाला, यानी छठवां लिख लिया हमने, ठीक है ना। छठवां अगर लिख लिया, पांचवा आप बता दें, ये जो छठवां लिख लिया मैंने, तो ये जो आपको ऊर्जा दिख रही है बेटा, ये ऊर्जा किसके लिए है बेटा, एक्स रेज के लिए, ठीक है। अब आइए देखते हैं पांचवा यानी पराबैंगनी के लिए। तो वही करना कुछ थोड़ी ना है, 4.14 गुणे 10 की घाते -15 और गुणे आवृत्ति रख दी 10 घाते कितना 16, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर आएगा। E बराबर आ जाएगा 4.14 गुणे 10 की घाते 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी E बराबर आ जाएगा कितना 41.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये जो एनर्जी आई बेटा, ये पराबैंगनी प्रकाश तरंगों की है, जो सूर्य से उत्पन्न होता है और गैसों में विद्युत का क्या कराने से उत्पन्न होता है, विसर्जन कराने से आता है। गैसों में किसका विसर्जन कराने से, विद्युत का विसर्जन कराने से आता है। और सबसे आखिरी जो तरंग है 7वीं, यानी कौन सी किरणें, गामा किरणें, इनकी एनर्जी निकाल लीजिए, बहुत इजीली निकल जाएगी इनकी एनर्जी, मैं यही निकाल दे रहा हूँ। गामा किरणों की एनर्जी क्या है, गामा किरणों की एनर्जी E बराबर वही 4.14 गुणे 10 की घाते -15, और तरंग दैर्ध्य रख दीजिए 3 गुणे 10 घाते, आवृत्ति 3 गुणे 10 घाते 20, तो 3 गुणे 10 घाते 20, 3 गुणे 10 की घाते 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ से अगर एनर्जी निकाल देंगे बेटा, तो ये हो जाएगा 42 और 4 × 12 गुणे 10 की घाते कितना बेटा 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी बहुत ज़्यादा एनर्जी है ये। इतनी एनर्जी गामा किरणें उत्पन्न करती हैं, ठीक है ना। गामा किरणों में जो फोटॉन होते हैं उनकी ऊर्जा इतनी ज़्यादा होती है, और ये किससे उत्पन्न होती है, रेडियो एक्टिव विघटन से उत्पन्न होता है। अब रेडियो एक्टिव विघटन का कुछ मतलब होता है, रेडियो एक्टिव विघटन बड़ी ऊर्जा की तरंगें उत्पन्न करता है, जिसमें अधिक ऊर्जा होती है। ये बेटा कुल आपका क्या रह गया कि एक विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में जो तरंगें होती हैं, उनके फोटॉनों की ऊर्जा लगभग प्रत्येक की मैंने बता दी। और वो ऊर्जा स्रोत जो है कौन होंगे, जिनसे ये तरंगें क्या होंगी, उत्पन्न होंगी। अब हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे, आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है बेटा। आइए बेटा अब देखते हैं प्रश्न नंबर 9। क्या है 9वां प्रश्न, एक समतल विद्युत चुंबकीय तरंग में वैद्युत क्षेत्र 2 गुणे 10 की घाते 10 हर्ट्ज आवृत्ति, वैद्युत क्षेत्र बेटा तो आवृत्ति 10 की घाते 10 हर्ट्ज, ठीक, और 48 वोल्ट पर मीटर आयाम की ज्यावक्रीय रूप से क्या करता है बेटा, दोलन करता है। 48 वोल्ट पर मीटर, इस आयाम से क्या करता है, दोलन करता है, ठीक है, बढ़िया बात है। कह रहा है कि तरंग की तरंगदैर्ध्य कितनी है,
पहला भाग, तरंग की तरंग दैर्ध्य कितनी है? बहुत सिंपल सी बात है, लैम्डा बराबर सी बाई क्या होता है? न्यू। सी सबको पता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। न्यू 2 × 10⁻⁷ कितना? 10। हर्ट्ज मतलब 1/सेकंड, कट जाएगा। लैम्डा बराबर 1.5 × 10⁻⁻2 मीटर। चलो लैम्डा आ गया। फिर कह रहा है कि तरंग दैर्ध्य के बाद अगला कह रहा है दोलनशील चुंबकीय क्षेत्र का आयाम। दोलनशील चुंबकीय क्षेत्र का आयाम बी नॉट पूछना चाहता है। बहुत आसान है ये, ई नॉट बटे बी नॉट बराबर क्या होता है? सी होता है। फिक्कर नॉट बी नॉट, ये आयाम पूछ रहा है, इसको इधर ले जाओ, सी को कहाँ ले आओ? नीचे ले आओ। ई नॉट 3 × एम सो सॉरी बेटा 48 वोल्ट पर मीटर अपान सी बेटा, सी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, कट जाएगा। आई एम सो सॉरी, कटेगा नहीं, कभी कभी मुझसे भी गलती हो ही जाती है बेटा, ठीक है ना, अक्सर हो ही जाती है। 16 हो जाएगा, काट दिया इसको, ऊपर जाएगा 10⁻⁻8 हो जाएगा, ठीक है बेटे। फिर देख लीजिए, वोल्ट पर क्या दिया है? मीटर। आपको पता है न्यूटन पर इसको क्या लिखूंगा? कूलाम, ठीक है ना। मीटर पहले से ही है नीचे, और नीचे बटे क्या भी है? सेकंड भी है। आइए यहाँ से प्यारे बच्चों, बी नॉट बराबर 16 × 10⁻⁻8। न्यूटन पर कूलाम को इतिहासकारों ने न्यूटन ही कहा है, कूलाम पर सेकंड को मैं कह देता हूँ एम्पियर। अब इतना ना नीचता करिए कि मुझे रौद्र रूप में आना पड़े, जैसे पहले रहते थे, तुरंत शुरू हो जाते थे। देखिए थोड़ा सा भी फाल्ट करते थे तुम लोग। ये हो गया। आगे क्या कह रहा है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, इसी का कह रहा है दर्शाइए कि वैद्युत क्षेत्र का औसत ऊर्जा घनत्व चुंबकीय क्षेत्र के औसत ऊर्जा घनत्व के बराबर है। यानी आपको दर्शाना है वैद्युत क्षेत्र का जो ऊर्जा घनत्व है औसत, उतना ही ऊर्जा घनत्व चुंबकीय क्षेत्र का भी होगा। बहुत आसान है, आपको वैद्युत क्षेत्र का औसत ऊर्जा घनत्व अच्छे से पता है, ठीक है ना। क्या चाहो तो दर्शा सकते हो, 12 एप्सिलॉन 0 क्या होता है? E²। कह रहा है जस्ट इसी के बराबर चुंबकीय क्षेत्र का भी ऊर्जा घनत्व होगा। आइए दिखा देते हैं। एप्सिलॉन 0 E बराबर कैसे निकालें? यहां से निकालो। E बराबर B × C स्क्वायर कर दीजिए। एप्सिलॉन 0 B² C²। आइए, इतना आसान सवाल है, सबकी क्या बताएं। आगे देखो बेटा, ये B², C बराबर सबको पता है 1/√μ0 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर कर दीजिए। बेटा 1/μ0 एप्सिलॉन 0 कट जाएगा। ये है क्या? ये क्या चीज है? ये ऊर्जा घनत्व ही तो है चुंबकीय क्षेत्र का। आ तो गया, वैद्युत क्षेत्र का ऊर्जा घनत्व चुंबकीय क्षेत्र के औसत ऊर्जा घनत्व की क्या है? बराबर है। सब तो आ गया। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। आइए बेटा 10वां प्रश्न देखते हैं। अगर 10वां प्रश्न देखते हैं तो ठीक है, क्या कह रहा है? कल्पना कीजिए कि निर्वात में एक वैद्युत चुंबकीय तरंग का वैद्युत क्षेत्र E, निर्वात में, ध्यान से देखिएगा, विद्युत चुंबकीय तरंग का वैद्युत क्षेत्र दिया हुआ है बेटे, बहुत ध्यान से देखिएगा। 3.1 न्यूटन पर कूलाम कॉस ऑफ 1.8 रेडियन पर मीटर वाई प्लस
5.4 × 10⁻⁶ रेडियन पर सेकेंड। टी, ये आपको प्रश्न दिया है और एक ही और लगा दिया है आई कैप, और यहां पर ये बड़ी नौटंकी है सवाल में, ठीक है। अब आप इस प्रश्न को अगर ध्यान से देखते हैं तो कह रहा है कल्पना कीजिए, बहुत ध्यान सुनिएगा, कल्पना कीजिए निर्वात में एक विद्युत चुंबकीय तरंग का वैद्युत क्षेत्र E बराबर इतना दिया है आपको, है। कह रहा तरंग संचरण की दिशा क्या है। सबसे पहला प्रश्न, तरंग संचरण की दिशा क्या है। सबसे पहला प्रश्न, तरंग संचरण की दिशा क्या है। तो हम आपको एक बहुत सामान्य सा ज्ञान करा देते हैं। तरंग संचरण की दिशा, पहले जो कहने चल रहे हैं उसको ध्यान से देखिए। ये x अक्ष है, धन x, ये धन y है और ये धन z है। इसको I कैप से इतिहासकारों ने दिखाया है, इसको J कैप से इतिहासकारों ने, और इसको इतिहासकारों ने K कैप से दिखाया है। मैं बताऊं, जब तरंग संचरण धन x अक्ष की दिशा में होता है, जब तरंग संचरण धन x अक्ष की दिशा में होता है, तब जो तरंग संचरण धन x अक्ष की, तब अगर वैद्युत क्षेत्र y में होता है, y में, तो इसको दिखाते कैसे हैं वो देख लो। E वेक्टर बराबर E0 साइन, कैसे दिखाते हैं ये देख लो, साइन ओमेगा टी माइनस kx, और चाहो तो उसके बाद आप इसको J कैप कह सकते हो। J कैप, क्यों J कैप कहा? चूंकि जो वैद्युत क्षेत्र है बेटा वो किसकी दिशा में है, y अक्ष की दिशा में है। वैद्युत क्षेत्र किसकी दिशा में है, y अक्ष की दिशा में है। इसलिए मैंने इसको, अब y लिखने की जरूरत नहीं है, क्यों? चूंकि मैंने वेक्टर लगाया है और J कैप भी लिखा है। तो जब तरंग धन x अक्ष की दिशा में चलती है तरंग, तो y बराबर, तब y अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र का वेक्टर इतना होता है, ठीक है ना। यहाँ जब सर तरंग, जब वैद्युत क्षेत्र y पर है तो आपने यहाँ x क्यों लिखा? क्योंकि तरंग में जो संचरण हो रहा है वो x अक्ष की दिशा में हो रहा है, ठीक है ना। तो चर हमेशा x अक्ष वाला ही रहेगा। और चुंबकीय क्षेत्र दिखाते हैं हम लोग B0 साइन ओमेगा टी माइनस kx, ठीक है ना। और बहुत लोअर स्तर से पढ़ा रहा हूँ। K कैप इसलिए चूंकि तरंग का जो चुंबकीय क्षेत्र वाला वेक्टर है वो z अक्ष की दिशा में है, लेकिन तरंग चल तो रही x अक्ष की दिशा में, इसलिए यहाँ पर x ही लिखते हैं। और जब धन x अक्ष पे चलता है तो x के लिए यहाँ पर माइनस लगा होता है, समझ सके। अब जरा बहुत ध्यान से अब आप देखिए, अब अपने प्रश्न में आइए बेटा, ठीक है। क्या तुमको जो दे रखा है इसको देखो जरा, E वेक्टर, तुलना करो ये क्या दे रखा होगा, ये आपको स्पष्ट तौर पर पता होना चाहिए। ये E0 दे रखा होगा, काश लिखा है, लिख दो तुम काश, हमको दिक्कत नहीं है इसको लिखने से, ठीक है ना। ये y लिख दिया है, ठीक है ना, तो हम आपको एकदम साफ साफ लिख के दिखा दे रहे हैं KY, ठीक है ना। और उसके बाद प्लस लगा दिया है, आप भी प्लस लगा दीजिए। टी के साथ ओमेगा होता है, लगा दीजिए ओमेगा टी, ठीक है ना। अब मैं आपको ये भी दिखा दूं कि सवाल में I कैप दिया हुआ है, I कैप दिया हुआ है, यानी जो तुम्हारा क्या चीज बेटा, जो तुम्हारा वैद्युत वेक्टर है, वैद्युत वेक्टर, तुम्हारा वैद्युत वेक्टर निसंदेह किस पर है बेटा, वैद्युत वेक्टर तुम्हारा x अक्ष पर है। वैद्युत वेक्टर तुम्हारा कौन से अक्ष पर है, x अक्ष पर है। मैं आपको बता दूं, हमको चाहिए तरंग किस तरफ संचरित हो रही है, किस तरफ तरंग संचरित हो रही है। तरंग संचरण क्या है, यानी कि वेक्टर की दिशा क्या है, तरंग संचरण की दिशा क्या है। तो स्पष्ट बता दूं, जब तरंग संचरण x अक्ष की दिशा में था तो यहाँ x था, तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, y दिख रहा है। यानी 100% k की दिशा जो है वो कौन है बेटा, J कैप है, ठीक है। यानी y अक्ष की दिशा में तरंग चल रही है। जब धन x पर चलती थी तो -x होता था, ठीक है ना, लेकिन यहाँ तो बता धन x पर है तो -x, अगर कहीं बाई द वे ऋण x हो जाता तो पट से यहाँ पर k के साथ ये -x ना रह जाता, +x हो जाता, ठीक है ना। तो यहाँ पर तो भैया यही दिख रहा है y, वो भी किस साइन में, प्लस साइन में यहाँ y दिख रहा है। इसका मतलब जो तरंग संचरित हो रही है वो -y यानी -J कैप के दिशा में, समझ सके इस चीज को ना। तो ये हो गया बेटा, क्या ये हो गया आपका कौन सा, जब आपका तरंग संचरण -y की दिशा में है उस समय आपका जो वैद्युत वेक्टर है वो ये है, ठीक है।
वैद्युत वेक्टर आपका ये है बेटा, ठीक है, किसकी दिशा में, एक्स अक्ष की दिशा में वैद्युत वेक्टर। एकदम क्लियर हो गया आपका कि वैद्युत वेक्टर एक्स अक्ष की दिशा में है, जो कि आई कैप समझा ही रहा है, ठीक है। तो और वाई बता दिया कि तरंग संचलन वाई माइनस वाई की दिशा में है। और इसी वक्त अगर आपको चुंबकीय वेक्टर दिखा दें तो बहुत साफ साफ बी वेक्टर बराबर बी नॉड क्या होगा, कास ये के वाई प्लस ओमेगा टी, और वो भी किसकी दिशा में, के कैप की दिशा में, ठीक है ना। तो ये हो गया अब आपका कि तरंग ऋण वाई अक्ष की दिशा में या ऋण जे कैप की दिशा में चल रहा है। अब आइए आगे बढ़ते हैं प्रश्न में। प्रश्न आगे क्या कह रहा है, तरंग की तरंग दैर्घ्य कितनी है, नहीं कह रहा है तरंग संचरण नियतांक का मान बताइए, तरंग संचरण नियतांक का मान बताइए। आइए एक एक करके बताते हैं, अब इसको डिलीट कर दें, आपको काफी कुछ समझा दिया है। देखिए बेटा, तरंग संचरण नियतांक का मान पूछ रखा है इसमें, नहीं तरंग संचरण नियतांक का मान नहीं पूछा, तरंग दैर्घ्य पूछा है, लैम्डा तरंग दैर्घ्य पूछा है। हमको अच्छे से पता है तरंग दैर्घ्य, कैसे आपको पता है सर, आप बता दे रहे हैं, पता है। जरा इसकी तुलना करिए, इसकी ई बराबर ई नॉट से, ई नॉट कास के वाई माइनस प्लस ओमेगा टी से तुलना कर दीजिए, इसकी कर दीजिए अगर तुलना, तो देख लीजिए क्या निष्कर्ष निकल कर आएगा। के बराबर, जरा देखिए के बराबर क्या निकल कर आएगा यहाँ से 1.8, के बराबर निकलेगा, और ओमेगा बराबर निकलेगा 5.4 गुणे 10 के घाते कितना 6। इसका तो मात्रक हर्ट्ज होता है, ठीक है ना। और के का मात्रक कितना होता है भाई, के का मात्रक कितना होता है, मीटर इनवर्स होता है। सबको पता होना चाहिए कि के का मात्रक कितना होता है, मीटर इनवर्स होता है। खैर छोड़िए, कोई बात नहीं, आइए के का मात्रक मीटर इनवर्स होता है बेटा, आइए देखते हैं। तो आपकी इच्छा होगी लिख दीजिएगा, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। निकालते हैं, के बराबर होता है 2 पाई बाई क्या लैम्डा 1.8 मीटर क्या इनवर्स, यही तो दिया हुआ है, बिल्कुल 1.8 ही दिया हुआ है ये, बिल्कुल। लैम्डा को इधर ले जाइए, 2 पाई और ये नीचे आ जाएगा 1.8 मीटर इनवर्स बराबर 2 पाई का मतलब 3.14 बटे कितना बेटा 1.8 गुणे मीटर इनवर्स ऊपर गया मीटर आ गया, ठीक है। यहाँ से लैम्डा हटाओगे, दशमलव हटाओगे, जीरो बढ़ाओगे, हटा दोगे, कितना हो जाएगा 300 देना कितना होता है 628 बटे कितना 180 गुणे मीटर बराबर दशमलव क्या लगा तो 62.8, ठीक है, और बटे 18 मीटर डिवाइड कर दो 18 36 चौक 72 18 चौक 72 54 और 54 8 इतना होता है, तो कितना हो जाएगा दशमलव लगा दीजिए, और 54 8 तो ये कितनी बार जाएगा, जीरो बढ़ा दीजिए, कितनी बार जाएगा बटे 4 बार 18 चौक 72 18 चौक 72 3 दशमलव कितना आ गया 0.4 3.04 लगभग मान के चलिए 3.49 आ जाएगा, 49 क्या मीटर। ये आ गई तरंग दैर्घ्य, बड़ी आसानी से आ गया तरंग दैर्घ्य। अगला पार्ट क्या कह रहा है इसमें, अगला पार्ट कह रहा है आवृत्ति निकाल दीजिए, ठीक है ना। तो आवृत्ति निकाल दीजिए, आवृत्ति ओमेगा बराबर क्या होता है 2 पाई बा, यही होता है आवृत्ति। भाई आवृत्ति पूछा क्या चीज़ है, अगला पार्ट क्या पूछा, आवृत्ति नहीं, आवृत्ति न्यू कितनी है, ठीक है ना। आवृत्ति न्यू कितनी है तो बड़ी आसानी से निकल जाएगा आवृत्ति न्यू। तो आपको ये पता है ओमेगा बराबर 2 पाई बाई कितना होता है, टी होता है, ये सबको पता है यार, ओमेगा बराबर 2 पाई बाई टी। तो यहाँ से आवृत्ति चाहिए आपको, तो 2 पाई बाई टी को टी ऊपर जाएगा न्यू हो जाएगा, न्यू चाहिए, ओमेगा बटे कितना होता है 2 पाई होता है। यहाँ से देख लीजिए ओमेगा बराबर आपको यहीं कहीं दिया है 5.4 गुणे 10 घाते 6 5.4 इंटू 10⁶ हर्ट्ज का मतलब 1/सेकंड, और बटे 2 पाई 2 पाई का मतलब 3.14 हर्ट्ज का मतलब कितना होता है, और पाई कोई मतलब नहीं होता यार। तो न्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दशमलव के 2 जीरो हटा दीजिए 540 बटे 2 गुणे 314 गुणे 10 की घाते 6 1/सेकंड का हर्ट्ज होता ही है, लिखा रहने दो। न्यू इज इक्वल टू काट दो 270 हो जाएगा, ठीक है ना। अब 270 बटे 314 गुणे 10 की घाते 6 हर्ट्ज। अब अगर इसको भाग करने की बात कर दें तो भाग करना आपका काम है, मेरा काम नहीं। 8.6
गुणे 10⁵ हर्ट्ज। इस तरीके आवृत्ति आ गई किसकी, उस विद्युत चुम्बकीय तरंग की जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। उसके बाद क्या कह रहा है, चुंबकीय क्षेत्र का आयाम। अब इसको मिटाने दीजिए तब बताएं। देखिए बेटा, अगला भाग इसका क्या कह रहा है, चुंबकीय क्षेत्र का आयाम लिखिए। सबको पता है क्या, E0/B0 बराबर C होता है, और B0 चाहिए आपको, E0/C को कहाँ ले आओ, नीचे। E0 की वैल्यू 3.1 ये है, न्यूटन पर कूलाम है, और C 3 × 10⁵ कितना होता है, 8 मीटर पर क्या होता है, सेकंड होता है। मैं आपको थोड़ी देर पहले मात्रक सेट करके दिखा चुका हूँ। ये लगभग 1 × 10⁵ कितना आ जाएगा, -8 न्यूटन पर एम्पियर क्या मीटर। सेट कर दिया आपका। आगे देखिए क्या कह रहा है, अगला कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र Z के अनुदिश है, ठीक है ना। चुंबकीय क्षेत्र ZH के अनुदिश है। तो जरा ये देखिए, कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र B0 का मान बताइए। तो हम आपको पहले ही दिखा चुके हैं, ये B का मान, चुंबकीय क्षेत्र B का मान बताना है, B0। और बिल्कुल इसी तरीके क्या होगा, cos KY प्लस ω/t, और वो Z अक्ष के अनुदिश है तो K क्या होगा, कैप होगा। तो वेक्टर बराबर B0 की वैल्यू आपने निकाली, तो ये 1.03 10⁻⁻ कितना बेटा, 8। ये हो तो गया ना बेटा B0। तो अब उसके बाद देखिए, cos के बराबर आपका लिखा हुआ है 1.8 रेडियन पर क्या मीटर, y प्लस ओमेगा बराबर कितना, 5.4 × 10⁵ कितना, 6 रेडियन पर क्या सेकंड, ठीक है। और t, और ये हो गया k क्या बेटा, कैप। इस तरीके से आपने पूरा b वेक्टर का मान निकाल दिया। अब देखिए हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर क्या, 11वां। इसको साफ करके तब देखेंगे। अब देखिए बेटा, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न कह रहा है 11वां प्रश्न, बहुत ध्यान से देखिएगा। क्या है, कह रहा है 100 वाट विद्युत बल्ब की शक्ति का लगभग 5% दृश्य विकिरण में बदल जाता है, बाकी तो ऊष्मा में चला जाता है। दृश्य विकिरण में केवल कितना प्रतिशत, 5% होता है। 100 वाट की बल्ब है, पावर आपको दिया हुआ है कयाट, ये 100 वाट दिया है, इसका केवल 5% इसमें बदल जाता है बेटा, दृश्य विकिरण में, ठीक है ना। तो मैं मान लेता हूं कि दृश्य विकिरण में जितनी शक्ति परिवर्तित हुई वो इसका 5%, तो P डैश × 5/100, तो 100 × 5/100 वाट, केवल 5% बदल ही रहा है दृश्य में। और दृश्य प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग है, यानी कि कितना वाट, 5 वाट आया। अब प्रश्न में आगे देखिए, कह रहा है बल्ब से 1 मीटर की दूरी पर, क्या कह रहा है, कह रहा है बल्ब से 1 मीटर की दूरी पर और बल्ब से 10 मीटर की दूरी पर दृश्य विकिरण की औसत तीव्रता कितनी होगी। जरा प्रश्न को समझिएगा, ये बल्ब है, इससे 1 मीटर की दूरी पर और इसी से 10 मीटर की दूरी पर, कह रहा तीव्रता कितनी होगी विद्युत चुंबकीय किसकी बेटा, विकिरण की, ठीक है ना। कह रहा तीव्रता कितनी होगी। अब आप ये सोच लीजिए, तीव्रता निकालनी है आपको, तो आपको पता क्या है तीव्रता के बारे में, तीव्रता के बारे में आपको क्या पता है, आपको मैं समझा देता हूँ। देखिए, अगर ये एक बिंदु है, यहाँ के प्रति एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड समयांतराल में गुजरने वाली ऊर्जा की क्या मात्रा को ही क्या कहते हैं, तीव्रता कहते हैं। यानी परिभाषा क्या बनी, प्रति एकांक क्षेत्रफल से प्रति एकांक समयांतराल में गुजरने वाली ऊर्जा की क्या मात्रा को क्या कहते हैं, तीव्रता कहते हैं, इंटेंसिटी कहते हैं, ठीक है ना, तीव्रता कहते हैं। तो आइए जरा तीव्रता के फार्मूले से आगे बढ़ते हैं, तो जरा सा देखते हैं। तो तीव्रता तो E है ऊर्जा, और E/T को क्या कहते हैं, ऊर्जा की दर बटे ए। ऊर्जा की दर मतलब शक्ति होती है, और बटे ए। अब आप सोचिए, इस एरिया से गुजारना है, अगर इसकी त्रिज्या कितनी मान लें, r मान लें, तो एरिया हो जाएगा πr क्या बेटा, स्क्वायर। यही तो हो जाएगा बेटा एरिया, कितना, πr²। लेकिन अब ये सोचिए कि जो ऊर्जा गुजरेगी वो कोई ऐसा नहीं कि चपटे हाथ से गुजरेगी ना, पूरे एक गोलाकार से, ठीक है ना। चूंकि बल्ब की ऊर्जा चारों तरफ जाती है, चारों तरफ
किस तरफ जाती है, चारों तरफ। जैसे इस कमरे में अगर यहाँ बल्ब जले तो इधर भी जाएगी, इधर भी, ऊपर भी, नीचे भी, दाएं बाएं सभी दिशाओं में गुजरेगी बल्ब की ऊर्जा, ठीक है ना। तो हम उसको एक क्या मानेंगे, ठोस गोला मानकर चलेंगे। मेरा हाथ है, इधर भी ऊर्जा, 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 तो चूड़ी के अंदर से नहीं गुजरेगी, बल्कि एक टोकरे के चारों दिशाओं में बल्ब की खोपड़ी से ऊर्जा क्या होगी, उत्सर्जित होगी। तो बल्ब की खोपड़ी मतलब गोलाकार हो गया। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 4πr क्या स्क्वायर। अब आइए देखिए, ठीक है ना, तो बड़ी आसानी से निकल जाएगा। P 5 वाट, फिर 4 पाई का मतलब 3.14 और R का मतलब एक बार का मीटर की दूरी पर। जरा ध्यान दीजिएगा, 1 मीटर की दूरी पर क्या, एक बार यही कहा है बेटा कि 1 मीटर की दूरी पर। तो आइए निकाल लेते हैं, 1 मीटर का स्क्वायर कर दीजिएगा, यहाँ से एक आंसर आ जाएगा। और दूसरा वाला कैसे निकलेगा, दूसरा वाला बहुत सिंपल है, P वही 5 वाट, 4 पाई 3.14 और R वही कौन वाला, अब की बार 10 मीटर की दूरी पर है ना बेटा, तो 10 मीटर। समझ गए बेटा, तीव्रता कितनी मीटर की दूरी पर, 10 मीटर की दूरी पर। देखिए आप समझने का प्रयत्न करिए। आइए आपको मैं एक बार और समझाते हैं, एक और तरीके से समझाते हैं। जैसे ये बल्ब है, इससे 1 मीटर की दूरी पर, ये मान लो 1 मीटर की दूरी पर है, तो 1 मीटर से कितनी है, इधर भी तो है 1 मीटर, इधर भी तो है 1 मीटर, इधर भी तो है 1 मीटर, बोर्ड के अंदर भी तो है 1 मीटर, बाहर भी तो है 1 मीटर। तो चारों तरफ से मिला लिया ना, तो चारों तरफ, मैं हूँ बल्ब, मेरे इधर 1 मीटर, मेरे इधर 1 मीटर, मेरे ऊपर 1 मीटर, मेरे नीचे 1 मीटर, मतलब एक गोल सा आप खींच दीजिए, उसकी त्रिज्या का मीटर रखिए 1 मीटर, और वो जो गोला बनेगा उस गोले के पृष्ठ से निकलने वाला क्या बेटा, ऊर्जा। तो वही से क्या कर दिए, पूरे पृष्ठ क्षेत्रफल से पूरी ऊर्जा को क्या कर दिए, भाग कर दिए। क्या आ गई, तीव्रता आ गई। आसान है। ऐसे ही 10 मीटर वाले के लिए भी आप डिवीज़न कर लेना, भाग देना आपके लिए आसान है। मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ 0.4 वाट पर मीटर स्क्वायर, और उस वाले में जो आंसर आएगा बेटा वो 0.004 वाट पर मीटर स्क्वायर। आई थिंक अब आप समझ पाए होंगे, समझ गए होंगे ना बेटा। ऐसे क्या है, यहाँ पर निकालनी है तो ऐसे ऐसे गोल सा बना दिए, तो हर तरफ 10 मीटर हो गया। उधर ही क्यों, 10 मीटर इधर, 10 मीटर इधर, 10 मीटर इधर, सब जगह जाएगी ना ऊर्जा बेटा। ऐसे इस वाले में तो ऐसे ही बना दिए, 1 मीटर इधर, 1 मीटर इधर, 1 मीटर इधर, 1 मीटर इधर, सब इस पूरे गोलीय पृष्ठ जितनी ऊर्जा जाएगी पूरे पृष्ठ क्षेत्रफल से इस 5 वाट को क्या कर दे रहे हैं, भाग कर दे रहे हैं। और क्या, चलिए आइए अगला प्रश्न देखते हैं बेटा अब इसका। अब आइए देखते हैं बेटा अगला प्रश्न क्या है। 12वां प्रश्न है, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के विभिन्न भागों के लिए लाक्षणिक ताप परिसरों को ज्ञात करने के लिए, ठीक है ना, इस सूत्र का उपयोग कीजिए। जो संख्याएं आपको मिलती हैं वो क्या बतलाती हैं, जरा ध्यान दीजिए। पहले समझने का इस प्रश्न को प्रयास कीजिए। ये प्रश्न ही अपने आप में तिरछा मिर्छा है। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के विभिन्न भागों के लिए लाक्षणिक तापों के परिसर को ज्ञात करने के लिए इस सूत्र का उपयोग करिए। पहले समझिए 12वें प्रश्न में देखो, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में 7 भाग हैं, 7 भाग, 1 2 3 4 5 6 और 7 भाग है, ठीक है ना। कौन कौन, रेडियो, माइक्रो, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, ठीक है ना, और एक्सरे, और कौन बेटा, आखिरी गामा रे। 7 हो गई। अब आपको बता दें सबका अपना अपना तरंगदैर्घ्य है। तरंगदैर्घ्य रेडियो के लिए, तरंगदैर्घ्य माइक्रो के लिए, तरंगदैर्घ्य और किसके लिए बेटा, इंफ्रारेड के लिए, तरंगदैर्घ्य अल्ट्रावायलेट, तरंगदैर्घ्य विजिबल के लिए, तरंगदैर्घ्य एक्स के लिए, और तरंगदैर्घ्य किसके लिए बेटा, गामा। सबका अपना अपना तरंगदैर्घ्य है। अब आपको जो सूत्र दे रखा है वो ये है कि विशेष तरंगदैर्घ्य और उस तरंगदैर्घ्य का जो ताप है उनका अनुपात 0.29 सेंटीमीटर केल्विन। ये बीन के विस्थापन नियम के अनुसार है, आपको बताया गया होगा फर्स्ट ईयर में, ठीक है ना बेटा। तो अब ये देखो, कह रहा है इस सूत्र का उपयोग करिए, और क्या कह रहा है कि जो संख्याएं आपको मिलती हैं वे क्या बतलाती हैं, ठीक है ना, जो संख्याएं आपको मिलती हैं वे क्या बतलाती हैं, ठीक है ना। अब जरा आपको बता दें हम कि ध्यान से देखिएगा कि इस सूत्र की सहायता से
अगर हमको इन तरंगों की तरंगदैर्घ्य पता हो, क्या पता हो, लैम्डा एम, अगर लैम्डा एम पता हो तो 0.29 सेंटीमीटर केल्विन को डिवाइड करके इस तरंगदैर्घ्य से हम क्या पता कर सकते हैं, ताप पता कर सकते हैं कि जिन स्रोतों से विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न हो रही हैं उनका ताप क्या है। ठीक है ना। यानी हम एक चीज ये कहें कि जैसे कि अगर मान लीजिए आपसे एक बात कहें, अगर एक विशेष तरंगदैर्घ्य, अगर एक विशेष क्या बेटा तरंगदैर्घ्य 10⁻⁻6 मीटर है, 10⁻⁻ कितना मीटर है, 6 मीटर है, और ताप जो है 3100 केल्विन है। कितना केल्विन है, 3100 केल्विन है। तो जरा निकालो तो इस गुणनफल का आंसर निकालो, कितना आएगा। लैम्डा एम -6 मीटर 3100 केल्विन माइनस 4 मीटर 29 केल्विन, कितना आ जाएगा। इसको अगर सेंटीमीटर में बदल दें 10⁻⁻2 सेंटीमीटर गुणे 29 केल्विन आ जाएगा 0.29 सेंटीमीटर क्या केल्विन आ गया। यानी एक ऐसे पिंड जिसका ताप कई डिग्री सेंटीग्रेड है, 3100 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है ना। कौन सा, ये कितना डिग्री सेंटीग्रेड है, 3100 केल्विन है बेटा। एक ऐसा पिंड जिसका ताप 3100 केल्विन है, अगर उससे 10⁻⁶ मीटर की तरंगदैर्घ्य उत्पन्न होती है तो उनका गुणनफल इतना होगा। ठीक है ना। और ये एक नियत संख्या है, ये एक कौन सी संख्या है, नियत संख्या है। अब मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि मान लीजिए कि ऐसे हमको ये एक नियत संख्या है, ये कांस्टेंट वैल्यू है। ये कौन सी वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू। मैं आपको एक चीज़ बताता हूं, जरा ध्यान दीजिएगा, मैं 1 मिनट बता रहा हूं आपको। मैं आपको बता रहा हूं, आप तुरंत, ये फर्स्ट ईयर की बुक है, आप लोग को थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाया गया होगा, उसमें आपको एक बात बता दें, पाप है क्या ऑनलाइन क्लास में इसको दिखाना, विकिरण में आपको दिखाता हूं मैं बीन नियतांक की वैल्यू। मिल जाओ भाई, ये देखिए बीन नियतांक की जो वैल्यू होती है बेटा, आपको बताऊं, इस बीन नियतांक की जो वैल्यू होती है, बीन नियतांक, उस बीन नियतांक की वैल्यू है बेटा 2.9 10⁻³ मीटर केल्विन। अगर इसको आप सेंटीमीटर में बदलें तो कितना हो जाएगा, 10⁻² सेंटीमीटर केल्विन, सेंटीमीटर केल्विन। अब मल्टी कर देंगे तो 0.29 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा, केल्विन आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0.29 सेंटीमीटर केल्विन आ जाएगा। अब जरा ये देखिए, ये नियतांक है, ये कौन है बेटा, ये नियतांक है, ये नियतांक है, के है ये नियत है। यानी कि क्या कहते हैं कि लैम्डा एम विशेष तरंगदैर्घ्य और संगत ताप, किसी पिंड के विशेष तरंगदैर्घ्य और संगत ताप का गुणनफल जो होता है वो नियत होता है। ये नियतांक है, इसको बीन नियतांक बोलते हैं। आप जानते हैं इस चीज को, समझ गए इस चीज को। अब आप समझ गए होंगे क्या चीज, कि किसी निश्चित ताप पर, किसी निश्चित इस पर ताप पर किसी पिंड से उत्सर्जित ऊर्जा में विशेष तरंगदैर्घ्य और संगत ताप का गुणनफल क्या होता है, नियत होता है, कांस्टेंट होता है। तो अब आप ये सोचिए कि अगर आपको तरंगदैर्घ्य पता होगा तो आप पिंड का ताप पता कर लेंगे, और ताप पता होगा तो पिंड का क्या पता कर लेंगे, तरंगदैर्घ्य। अब जैसे मैं आपसे कहूं कि जो ये तरंग है जो हम लोग देख रहे हैं आँख से, विजिबल जो वेव्स हैं, उनकी जो सामान्य तरंगदैर्घ्य है, विजिबल वेव जो दिख रहा है, दृश्य तरंगे जो इनकी सामान्य तरंगदैर्घ्य माध्य 5×10⁻⁷ क्या होता है, मीटर होता है। 5×10 कितना मीटर होता है, 7 मीटर होता है, -7 मीटर। अब आपको बता दें, ये पता है तो फिर आपको ये भी पता है कि गर्म पिंड से ये प्रकाश उत्पन्न होता है जो आंख से क्या हो रहा है, दिख रहा है। अगर गर्म पिंड से प्रकाश उत्पन्न होता है बेटा, तो कितने गर्म पिंड से, तो इसी को रख दो इसी फार्मूला में, पत्तल से ताप मिल जाएगा। T बराबर कितना आ जाएगा, 0.29/5 × 10⁻⁷ मीटर, और ऊपर सेंटीमीटर केल्विन तो था ही, ऊपर सेंटीमीटर क्या था बेटा, केल्विन था। यानी यहाँ से अगर हम आप निकालें इस चीज़ को तो लगभग 6000 केल्विन आएगा, भाग करने पर 6000 क्या आएगा, केल्विन। क्या कि अगर आप दृश्य प्रकाश गर्म पिंड से उत्पन्न कराना चाहते हैं तो पिंड का ताप 6000 केल्विन हो। यानी इस समीकरण का महत्ता क्या है, इस समीकरण की महत्ता ये है कि तरंगदैर्घ्य पता होने पर हम ताप पता कर सकते हैं, ताप पता होने पर ऊर्जा उत्सर्जित की तरंगदैर्घ्य पता कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक बात खास है,
ये जो तरंग दैर्ध्य है ये सामान्य तरंग दैर्ध्य नहीं है, ये सामान्य तरंग दैर्ध्य नहीं है, ये लैम्ब्डा एम। क्यों सर? मैं आपको बताऊं, जैसे मैं गर्म हूं तो मुझसे जो तरंगें क्या हो रही हैं, उत्सर्जित हो रही हैं। तो मेरे द्वारा जो तरंगें उत्सर्जित हो रही हैं उसमें निम्न से लेकर दीर्घ तक की कई तरंग दैर्ध्य हैं। निम्न परिसर से लेकर मतलब छोटी तरंग दैर्ध्य वाले तरंगों से लेकर के बड़ी तरंगों वाले तरंग दैर्ध्य तक की तरंगें क्या है उसमें सम्मिलित हैं। मैं एक गर्म पिंड हूं तो मुझसे जो ऊर्जा उत्सर्जित हो रही है उसमें छोटी तरंग दैर्ध्य के तरंग से लेकर बड़ी तरंग दैर्ध्य के तरंग तक की तरंगें हैं। लेकिन ये जो लैम्ब्डा एम है ना, ये एक विशेष तरंग दैर्ध्य है। ये एक विशेष तरंग दैर्ध्य कौन है? विशेष तरंग दैर्ध्य ये वो तरंग है कि मैं गर्म पिंड हूं और मुझसे जितनी ऊर्जा उत्सर्जित हो रही है उसमें जो सबसे ज्यादा ऊर्जा वाली तरंग है ये उसी की तरंग दैर्ध्य है। सामान्य तरंगों की तरंग दैर्ध्य ये नहीं है। अधिकतम ऊर्जा वाली संगत तरंग की ये कौन है? तरंग दैर्ध्य है बेटा। जैसे मैं 5 जूल की, 10 जूल की, 50 जूल की, 100 जूल की, 1000 जूल की ऊर्जा वाली तरंगें पैदा कर रहा हूं तो 1000 जूल वाली जो ऊर्जा होगी उसके संगत ये कौन है? तरंग दैर्ध्य है। समझ सके इस चीज को बेटा? आइए, ये कुल हो गया इसके बारे में जो है पूरा डिक्टेशन, कितनी बातें हो सकती हैं। अब देखते हैं अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। ये निष्कर्ष तो आप समझ गए ना कि इनमें से जिस भी तरंग की तरंग दैर्ध्य रखेंगे, रेडियो तरंग की रखेंगे तरंग दैर्ध्य तो उसका ताप, माइक्रोवेव्स की रखेंगे तरंग दैर्ध्य तो इसका ताप, अल्ट्रावायलेट की रखेंगे तो उसका ताप। जिस तरंग की इस विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में जिस विशेष विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्ध्य रखोगे उसी का ताप मिल जाएगा। ठीक है, अब आइए अगली देखते हैं क्वेश्चन। देखिए अगला प्रश्न बेटा, प्रश्न नंबर क्या? 13। ये एक विशेष प्रश्न है, आप लोग ध्यान देंगे इसको तभी ये समझ में आएगा। क्या है? एक विद्युत चुंबकीय विकिरण से संबंधित नीचे कुछ प्रसिद्ध अंक दिए गए हैं आपकी पुस्तक में, ठीक है ना। विद्युत चुंबकीय विकिरण से संबंधित कुछ अंक दिए हैं, ठीक है ना। वो जो डिजिट्स हैं वो विद्युत चुंबकीय विकिरण से संबंधित हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या कह रहे हैं कि भौतिकी में किसी अन्य प्रसंग में विद्युत चुंबकीय दिए गए हैं, ठीक है ना। यानी कि अब एक सिंपल सी बात कर रहे हैं कि जो आपको अंक दिए गए हैं, ठीक है ना, उस अंक का संबंध किसी ना किसी विद्युत चुंबकीय किससे है? तरंग से। मैं आपके सामने कुछ अंक लिखूंगा, उनकी व्याख्या करूंगा, उनका संबंध किसी ना किसी विद्युत चुंबकीय किससे है? तरंग से है। कह रहा है स्पेक्ट्रम के उस भाग का उल्लेख कीजिए इनमें से प्रत्येक संबंधित हैं। जो आपको अंक दिए गए हैं, जो आपको क्या दिए गए हैं? अंक दिए गए हैं, उन अंकों का संबंध विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के किसी ना किसी भाग से है। जैसे आपको दिखा दे रहा हूं, क्या आपको अंक दिया गया है 21 सेंटीमीटर। अब 21 सेंटीमीटर अंक दे करके इसके बारे में एक डिक्टेशन दे रहा है। डिक्टेशन क्या दे रहा है इसके बारे में? कह रहा है अंतरा तारकीय आकाश में परमाणुवीय हाइड्रोजन द्वारा उत्सर्जित तरंग दैर्ध्य। क्या कह रहे हैं? अंतरा तारकीय आकाश में परमाणुवीय हाइड्रोजन द्वारा उत्सर्जित तरंग दैर्ध्य। परमाणुवीय हाइड्रोजन द्वारा उत्सर्जित क्या है बेटा? ये तरंग दैर्ध्य है। अब आपको हम एक चीज बता दे रहे हैं कि 21 सेंटीमीटर बेटा हार्टिजियन, ये जो 21 सेंटीमीटर तरंग दैर्ध्य है ये हार्टिजियन तरंग से संबंधित है। हार्टिजियन किससे संबंधित है? तरंग से संबंधित है। और हार्टिजियन तरंग से संबंधित है, मैं आपको बता दूं हार्टिजियन तरंग का जो संबंध है वो लघु तरंगों से है, माइक्रोवेव से है, ठीक है ना। हार्टिजियन तरंग का संबंध, और हार्टिजियन तरंग की लंबाई लगभग कितनी होती है? 21 सेंटीमीटर। लगभग कितनी होती है? 21 सेंटीमीटर होती है। अब अगला अंक क्या लिख रहा है? यानी 21 सेंटीमीटर अगर परमाणुवीय हाइड्रोजन द्वारा उत्सर्जित तरंग दैर्ध्य से रिलेट है, ये दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर परमाणुवीय हाइड्रोजन द्वारा उत्सर्जित तरंग दैर्ध्य है, ठीक है ना। परमाणुवीय हाइड्रोजन का जो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम है, ठीक है ना, हाइड्रोजन का जो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम है उससे संबंधित है। ये लिख दिया। तो मैं आपको बता दूं हाइड्रोजन तरंग की तरंग दैर्ध्य लगभग इतनी होती है, और ये हाइड्रोजन तरंग दैर्ध्य किस में होती है? हाइड्रोजन तरंग लघु तरंगों में पाई जाती है, माइक्रोवेव्स में। अगला कह रहा है 1057 मेगाहर्ट्ज। 1057 मेगाहर्ट्ज क्या कह रहा है? लैम्ब विचलन नाम से यह प्रसिद्ध है। ये लैम्ब विचलन नाम से प्रसिद्ध है। लैम्ब विचलन नाम से प्रसिद्ध है।
ठीक है ना। अब लैम्ब विचलन नाम से प्रसिद्ध कुछ और भी कह रहा है इसमें, क्या कह रहा है, हाइड्रोजन में पास जाने वाले दो समीपस्थ ऊर्जा स्तरों से उत्पन्न विकिरण की आवृत्ति। मैं आपको बता दूं, हाइड्रोजन के जो क्या है उत्सर्जन स्पेक्ट्रम है, हाइड्रोजन का जो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम है आपको पता है, के, यल, यम और जो यन तमाम सारे हैं, केमिस्ट्री में बताया गया होगा। क्या कह रहा है, दो विशेष स्तरों से उत्पन्न विकिरण की आवृत्ति है। दो विशेष स्तरों से उत्पन्न विकिरण की क्या बेटा, आवृत्ति। अब आपको बता दे रहे हैं, जरा सा ध्यान दीजिएगा, ये किन्हीं दो विशेष स्तर, मैं नहीं कहूंगा कि यन और यम ही हो, या यम और एल ही हो, या यल और कौन ही हो, के ही हो। दो विशेष स्तर, दो कोई विशेष स्तर है, इससे जब इलेक्ट्रॉन उच्च से कहाँ आए, निम्न में आए। जब इलेक्ट्रॉन उच्च से किस में आए, निम्न में आए, तो जो ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा, एनर्जी का जो रेडिएशन करेगा, उस रेडिएशन वाली एनर्जी के, ठीक है ना, उस रेडिएशन वाली एनर्जी के जो तरंग होंगी, उस तरंग की ये कौन है बेटा, आवृत्ति है। 1057 मेगा क्या बेटा, हर्ट्ज। अब 1057 मेगा हर्ट्ज है, अगर 1057 मेगा हर्ट्ज है, तो हम आवृत्ति से तो तरंग को नहीं, लेकिन तरंग दैर्ध्य से पहचान सकते हैं। आइए जरा इस आवृत्ति के संगत क्या निकालते हैं, तरंग दैर्ध्य निकालते हैं। सी बाई क्या होता है, न्यू होता है, ठीक। अब अगर यहां से निकालते हैं हम लोग सी बाई क्या करके, न्यू करके, तो 3 × 10⁸ मीटर पर क्या सेकंड, और बटे न्यू कितना 1057 मेगा का मतलब 10⁻⁶ कितना 6, हर्ट्ज का मतलब 1/, ये आएगा लगभग 28 सेंटीमीटर। लगभग कितना आएगा ये, 28 सेंटीमीटर। तो लगभग 28 सेंटीमीटर, तो ये 21 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर, ये सब विद्युत चुंबकीय तरंगों के लघु तरंग दैर्ध्य के क्षेत्र, लघु तरंग माइक्रोवेव्स के एरिया में चला गया। अगला क्या चीज कह रहा है, जरा इसको समझने की कोशिश करें। हम आपसे कुछ कहने चल रहे हैं, क्या, आइए दिखाता हूं। अब देखिए अगला क्या है इसका, इसी का अगला पार्ट क्या कह रहा है, 2.7 केल्विन, 2.7 केल्विन, ठीक है ना। एक अगला अंक क्या लिख रहा है, बहुत ध्यान से देखिएगा, सी वाला 2.7 केल्विन। अब ये टेम्परेचर दिया है, फिर क्या कह रहा है कि इसके बारे में क्या कह रहा है, संपूर्ण अंतरिक्ष को भरने वाले समदैशिक विकिरण से संबंधित ताप। क्या कह रहा है, संपूर्ण अंतरिक्ष को भरने वाले समदैशिक विकिरण से क्या संबंधित ताप, ठीक है ना। मतलब पूरे अंतरिक्ष में सभी जगह पर, ठीक है ना, ये एक ऐसी विकिरण है, पूरे मतलब इस ताप के पिंड से, किस ताप के पिंड से, इस ताप के पिंड से उत्सर्जित होने वाली, इस ताप का जो भी पिंड होगा उससे उत्सर्जित विकिरण लगभग पूरे अंतरिक्ष में पाया जाएगा, ठीक है ना। अब क्या कह रहा है, ऐसा विचार जो विश्व में बड़े धमाके बिग बैंग के उद्भव का अवशेष माना जाता है। हम जानते हैं, क्या मानते हैं, हम मानते हैं कि इतने टेम्परेचर 2 कितना केल्विन, 7 केल्विन, 2.7 केल्विन टेम्परेचर जो है, ये बिग बैंग जो थ्योरी दी गई है, कभी उस पर अलग से वीडियो यूट्यूब पर बहुत सारी आप देख लीजिएगा। उस धमाके से कोई बड़ा सा जो टुकड़ा बच गया था, उसी टुकड़े से उत्सर्जित विकिरण, ठीक है ना, उसी टुकड़े से उत्सर्जित जो कौन है बेटा, विकिरण है, ठीक है, वो विकिरण पूरे विश्व में फैला हुआ, पूरे अंतरिक्ष में फैला हुआ है, उसी पिंड का ताप है ये, ठीक है। आगे क्या चीज कह रहा है कि अब आप जरा मुझे बता दें इसके बारे में कि इसका संबंध क्या विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के किसी भाग से है। तो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के किसी भाग से है इस ताप का संबंध। तो जरा इस ताप के कारण जो क्या होगी, तरंग दैर्ध्य, या जिस तरंग दैर्ध्य या फिर जो तरंगे इस ताप के पिंड से उत्सर्जित हो सकती है, उनकी तरंग दैर्ध्य पता करें। तो आइए कैसे पता लगाते हैं, मतलब इस ताप का संबंध क्या किसी तरंग दैर्ध्य से है। तो आइए पता लगाते हैं बीन के नियम से। लैम्डा एम मल्टी टी बराबर बी होता है, और फिर लैम्डा एम मल्टी टी बराबर 2 कितना केल्विन, 7 केल्विन, और बी बराबर कितना दे रखा है 0.29 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए ये कर दिए। अब ये मीटर केल्विन हो गया, केल्विन क्या हो गया, कट गया। अगर यहाँ से आप लैम्डा एम निकालेंगे तो जो लैम्डा एम की वैल्यू आएगी बेटा वो 0.107 सेंटीमीटर आएगी, जो काफ़ी सूक्ष्म है, जो काफ़ी क्या है बेटा, सूक्ष्म है। यानी इनका भी संबंध किस तरंग से है, माइक्रो तरंग से है। कौन सी तरंग से है बेटा, माइक्रो तरंग से है, ठीक है।
लघु तरंगों से। अब देखिए अगला देखते हैं, अगला क्या कह रहा है सवाल, कह रहा है 5890 से 5896 एंगस्ट्राम। 5890 से 5800 कितना एंगस्ट्राम बेटा, 96 एंगस्ट्राम। ये देख लीजिए चौथा शब्द क्या लिख रहा है, 5890 से 5896 एंगस्ट्राम। मैं बहुत स्पष्ट कर दूं आपको इसके बारे में, ये सोडियम से, इसके बारे में एक शब्द और लिख रहा है, सोडियम की द्विक रेखाएं। सोडियम की कौन सी रेखाएं हैं, द्विक रेखाएं हैं, सोडियम की द्विक रेखाएं। सोडियम से उत्पन्न जो पीला प्रकाश है उसके बारे में बात कर रहा है, ठीक है ना। अब आपको बता दें पीला प्रकाश हो तो ये विबग्योर में ही तो पड़ता है बेटा। अगर यानी ये जो तरंगदैर्ध्य है जो आपको अंक दिया गया है, ये सोडियम से उत्सर्जित पीले प्रकाश की तरंगदैर्ध्य दी है। और सोडियम से उत्सर्जित पीला प्रकाश किसमें है, वैद्युत चुंबकीय तरंगों के स्पेक्ट्रम में दृश्य क्षेत्र का है, तो दृश्य क्षेत्र का संबंध है इससे, ठीक है ना। आखिरी अंक कह रहा है क्या, अगला क्या कह रहा है बेटा, इसके लिए मैं थोड़ा सा डिलीट करूंगा बोर्ड को। अब देखिए इस प्रश्न का अंतिम भाग 14.4 किलो वोल्ट, 14 इसका अंतिम भाग है डी, नहीं सॉरी ई, कह रहा है 14.14.4 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट दे रहा है इस अंक के बारे में, क्या कह रहा है कि कह रहा है आयरन 57 यानी भारी नाभिक की बात कर दी गई, आयरन 57, ठीक। तो आयरन के 57 जिसमें द्रव्यमान संख्या 57 है, नाभिक के एक विशिष्ट संक्रमण की ऊर्जा, विशिष्ट संक्रमण की क्या ऊर्जा, तो मैं स्पष्ट कह दूं भारी नाभिक के अगर कभी भी ऊर्जा का संबंध भारी नाभिक से है तो वो यक्स किरणें हैं, क्योंकि यक्स किरणों की उत्पत्ति भारी नाभिक पर मंदित इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होती है। जैसे भारी नाभिक लिखा तैसे आप समझिए कि यक्स रेस के बारे में बात कर रहा है। खैर के विशिष्ट संक्रमण की ऊर्जा जो प्रसिद्ध उच्च विभेदन की स्पेक्ट्रमी विधि से संबंधित है, प्रसिद्ध उच्च विभेदन की स्पेक्ट्रमी विधि, विभेदन क्षमता बहुत ज्यादा वाली जो मशीन बनाई गई, जो प्रकाशिक यंत्र है जिसकी विभेदन क्षमता बहुत क्या है, ज्यादा है। अरे एक्सरे कर लिया जाता है हम लोगों, एक्सरे से विभेदन ही तो करता है, शरीर के हड्डी क्रैक फ्रैक को बताता है बेटा, उसको बोलते हैं मास बोर स्पेक्ट्रोस्कोपी, मास बोर स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है ना, उस विधि से संबंधित है। आइए आपको बता देते हैं सर कैसे पता लगेगी कि एक्स किरणों संबंधित है, सीधी सीधी बात आपको बता दे रहे हैं। आपको क्या पता है, आपको पता है E बराबर एच न्यू होता है। जब तक तरंगदैर्ध्य नहीं पता लगी तब तक हम ये नहीं बता सकते कि किस स्पेक्ट्रम के किस भाग में है ये। E बराबर एच न्यू होता है और E बराबर एच न्यू बराबर होता है सी बाई क्या बेटा, लेमडा, लेमडा को इधर भेज दो। H का मतलब 6.63 10⁻⁻34 जूल क्या होता है, सेकंड होता है। C 3 × 10⁻³ कितना होता है, 8 मीटर पर क्या होता है, सेकंड होता है। और बटे लेमडा को इधर ले गए, E को नीचे ले आओ। E बराबर 14.4 किलो का मतलब 10⁻³ इलेक्ट्रॉन का मतलब 1.6 10⁻⁻19 और वोल्ट का मतलब क्या होता है, जूल पर कुलाम होता है, कुलाम से कुलाम कट जाएगा, ठीक है ना, और जूल जूल झूल जाएंगे बेटा, और सेकंड से सेकंड क्या हो जाएंगे, हिल जाएंगे। कुल मिलाकर के लैम्डा की जो वैल्यू आ जाएगी 0.86 × 10⁻⁻ कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी, ठीक है ना, मीटर आ जाएगी। अगर देखा जाए तो ये आ जाएगा क्या चीज, 8.86 क्या एंगस्ट्रॉम। और मैं बता दूं ये तरंगदैर्ध्य की तरंगें किस रे में मिलती हैं, एक्स रे में मिलती हैं। ये समाप्त हो गया मैटर बेटा। अब देखिए हम लोग बात करते हैं किसकी, अंतिम प्रश्न की। अंतिम प्रश्न क्या है, अब आपने देख लिया कि इनका संबंध एक्स किरणों से है। अंतिम प्रश्न क्या है, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के। अब देख लीजिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 14वां प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। कौन से प्रश्नों का उत्तर देना है, आप बात को ध्यान से सुनिएगा। कुछ प्रश्न हैं, उस प्रश्न का उत्तर देना है। पहले आप प्रश्न को ध्यान से सुनिए। 14वें प्रश्न का प्रथम भाग क्या है, प्रथम भाग है लंबी दूरियों के रेडियो प्रेषित लघु तरंग बैंड का उपयोग करते हैं क्यों, ठीक है ना। आपको बता दें लघु तरंग बैंड का उपयोग करते हैं क्यों, जो लंबी दूरी के रेडियो प्रसिद्ध हैं। मतलब जैसे मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ से, इसको बोलते हैं टेलीकास्ट बोलते हैं, ब्रॉडकास्ट टेलीकास्ट बोलते हैं। मैं यहाँ से मान लीजिए कोई खबर भेज रहा हूँ, रेडियो हूँ मैं, और मैं यहाँ से कोई सूचना प्रसारित कर रहा हूँ, बहुत दूर जाना है, तो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, लघु तरंग बैंड का उपयोग करते हैं। इसका कारण ये है लघु तरंग बैंड का उपयोग करने का रीजन ये है बेटा कि आयन मंडल जो है, आयन मंडल में लघु तरंग, जैसे हम यहाँ जो बोलते हैं, मैंने यहाँ से भेजा तरंगे, तो तरंगे
तरंगे सीधे आपके रेडियो में नहीं पहुंच गया या आपके पास सीधे नहीं पहुंच गया, सीधे रिसीवर पर नहीं पहुंचा, उसको पहले आयन मंडल में जाना होता है। तो आयन मंडल, तो पहले तरंगे यहाँ से आयन मंडल जाती हैं। अब अगर आयन मंडल को क्रॉस कर गई तो जो है क्या आप तक खबर पहुंचेगी? नहीं। तो लघु तरंगे एक ऐसी तरंगे जो आयन मंडल को क्रॉस नहीं करती, परावर्तित हो जाती हैं, इसीलिए हम लोग लघु तरंग का प्रयोग करते हैं। अन्य कोई तरंग होगी तो वो क्या कर जाएगी? क्रॉस कर जाएगी बेटा, इसलिए इसका प्रयोग करते हैं। दूसरा प्रश्न है, लंबी दूरी के टीवी प्रेषण के लिए उपग्रहों का उपयोग आवश्यक है। लंबी टीवी के प्रेषण के लिए उपग्रहों का क्या है बेटा? क्या आवश्यक है? उपग्रहों का उपयोग आवश्यक है। क्यों? तो मैं आपको बता देता हूं कि जो टीवी सिग्नल्स होते हैं बेटा, जो लंबी दूरी के टीवी सिग्नल्स को कह रहा है हम लोग उपग्रह लगाते हैं तभी जाकर हमको प्राप्त होती हैं तरंगे। इसका कारण यह है, बहुत ध्यान समझिए, प्रश्न को सुनिए, लंबी दूरी के टीवी प्रेषण के लिए उपग्रहों की आवश्यकता क्यों है? अगर यही आयन मंडल टीवी के सिग्नल को परावर्तित करके भेज देते तो हमको उपग्रह न लगाना पड़ता। तो हमको क्या न लगाना पड़ता बेटा? उपग्रह न लगाना पड़ता, ठीक है ना। लेकिन जो आयन मंडल है वो आयन मंडल टीवी सिग्नल को, टीवी के वेव्स को परावर्तित नहीं करता, तो यहां से भेजना पड़ता है पहले सैटेलाइट के पास, फिर सैटेलाइट उनको परावर्तित करके कहां भेजता है? रिसीवर तक भेजता है बेटा, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, प्रकाशीय तथा रेडियो दूरदर्शी पृथ्वी पर निर्मित किए जाते हैं, परंतु यक्ष किरण खगोल विज्ञान का अध्ययन पृथ्वी का परिभ्रमण कर रहे उपग्रहों द्वारा ही संभव है। पहली बात तो आप लोग एनसीईआरटी के प्रश्न ही नहीं समझते। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि एनसीईआरटी की किताब से स्टडी नहीं करते हैं। जब तक आप एनसीईआरटी की किताब से पढ़ेंगे नहीं तब तक आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। रही बात हम लोग की, तो फिर आपको 50 किताब से पढ़ाना है तो हम लोग 50 किताब को स्टडी करते हैं, ठीक है ना। तो फिर अब ये एनसीईआरटी क्वेश्चन की टर्मिनोलॉजी बिल्कुल अलग है और कोई एनसीईआरटी किताब से पढ़ता नहीं, ना कोई मास्टर एनसीईआरटी किताब से पढ़ाता है। मैं खुद भी नहीं पढ़ाता था पहले, ठीक है ना। लेकिन आज की जो आवश्यकता है आज के समय में वो एनसीईआरटी की है। टीचर्स वो स्कूल वाले वो किताब लगाते हैं जिसमें उनको कमीशन मिलता है, प्राइवेट बुक्स लगा देते हैं, सिंपल लैंग्वेज में लिखा रहता है। जब एग्जाम में बैठो तो ऐसे लगता है कभी क्वेश्चन देखा ही नहीं है। इसका रीजन यही है, एनसीईआरटी से पढ़िए बेटा। आइए आप क्या कहते हैं कि क्या चीज है, प्रकाशीय तथा रेडियो दूरदर्शी पृथ्वी पर निर्मित किए जाते हैं, किंतु यक्ष किरण खगोल विज्ञान का अध्ययन पृथ्वी का परिभ्रमण कर रहे उपग्रहों द्वारा ही संभव है। अब आइए हम आपको बताते हैं इसका रीजन क्या है, ठीक है ना। देखिए बात यह है कि ये सूर्य है, ठीक है ना। सूर्य देव से विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम की लगभग सभी तरंगें चलती हैं, ठीक है ना। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम की सभी तरंगें चलती हैं। अब मैं आपको बताऊं कि जो रेडियो तरंगें हैं, ठीक है, ये ओजोन मंडल है ना, ये हमारे आकाश मंडल में एक ओजोन मंडल है। आयन मंडल में ही कौन से मंडल में? आयन मंडल में ही एक कौन सा मंडल है? ओजोन मंडल है। तो जब ओजोन मंडल है तो जब सूर्य से किरणें चल रही हैं, सूर्यदेव से तमाम सारी विद्युत चुंबकीय तरंगें, तो जो प्रकाशीय तरंगें हैं और जो विद्युत चुंबकीय तरंगें, रेडियो तरंगें, प्रकाशीय तरंगें और रेडियो तरंगें, ये तो आयन मंडल को क्रॉस करके धरती पर आ जाती हैं। आयन मंडल को क्रॉस करके कहाँ आ जाती हैं? धरती पर आ जाती हैं। तो जो प्रकाशीय दूरदर्शी है और जो रेडियो दूरदर्शी है, धरती पर मशीनें रखी हैं, इन किरणों को गुणों को अध्ययन कर लिया आता है। लेकिन जो एक्सरे आती है सूर्यदेव से, वो जो एक्सरे सूर्यदेव से आई वो ओजोन मंडल, ये जो आयन मंडल में ओजोन लेयर है बेटा, जो ओजोन है, ओजोन उस एक्सरे को अवशोषित कर लेती है, धरती तक आने ही नहीं देती। तो धरती पर जब तुमको एक्सरे मिलेगा ही नहीं तो स्टडी कैसे करोगे? तो आपको जाना पड़ता है, उपग्रह को भेजना पड़ता है कहाँ? ऊपर। कहाँ पर? अंतरिक्ष में। अंतरिक्ष का मतलब कहां पर? अंतरिक्ष का मतलब आयन मंडल के पार। आयन मंडल के पार भेजोगे, ऊपर ही जहां किरणें रुक जाती, देखिए क्या ऊपर से किरणें आ रही, यहीं रुक गई, तो यहीं पर भेज दो तुम किसको? सैटेलाइट को। सैटेलाइट जाएगी और एक्सरे को क्या करेगी? स्टडी करेगी। इसीलिए एक्सरे का धरती पर क्या नहीं किया जा सकता? अध्ययन नहीं किया जा सकता। या तो तुम स्वयं एक्सरे बनाओ धरती पर, उसका स्टडी करो। प्राकृतिक रूप से आने वाले एक्सरे को स्टडी करने के लिए आपको अंतरिक्ष में जाना पड़ेगा, क्योंकि अंतरिक्ष में रखा हुआ कौन? ओजोन मंडल जो अंतरिक्ष में है वो धरती पर एक्सरे को पहुंचने नहीं देता। बाकी अन्य वेव्स धरती पर पहुंच जाते हैं, उनको हम स्टडी कर लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है बेटा? कह रहा समताप मंडल के ऊपरी छोर पर छोटी सी ओजोन की परत मानव जीवन के लिए क्या है बेटा? निर्णायक है। आइए हम आपको इसके बारे में बता देता है कि क्यों ऊपर जो समताप मंडल है बेटा, समताप मंडल के ऊपरी छोर पर, सॉरी मैंने एक चीज कह दी थी गलती से कि आयन मंडल में ओजोन मंडल है, ओजोन मंडल समताप मंडल के आसपास कहीं होगा। क्या कह रहा है कि समताप मंडल के ऊपरी छोर पर, समताप मंडल के ऊपरी छोर पर ओजोन
कि परत मानव जीवन के लिए निर्णायक है। तो समताप मंडल जो आका हमारे अंतरिक्ष में जो समताप मंडल है, समताप मंडल के ऊपर एक कौन है, ओजोन मंडल है, ओजोन की परत है। तो मानव जीवन के लिए निर्णायक क्यों? क्योंकि अगर ओजोन ना होता तो धरती पर गामा किरणें, अन्य बहुत सारी जो छोटी तरंगदैर्घ्य की किरणें हैं वो क्या हो जाती, पहुंच जाती, छोटी तरंगदैर्घ्य की किरणें धरती पर पहुंच जाती। और आपको पता होना चाहिए, ये देखो कि E बराबर होता है hc/लैम्डा, और अगर लैम्डा छोटा होगा तो ऊर्जा बहुत क्या होगी, ज्यादा, और ज्यादा ऊर्जा वाली धरती पर अगर तरंगे पहुंच जाएंगी ना बेटा, बहुत ज्यादा ऊर्जा वाली, तो हम सबको कैंसर हो जाएगा, धरती पर जनजीवन क्या हो जाएगा, वन जीवन संभव ही नहीं होगा। इसीलिए निर्णायक है ये। अगला है, कह रहा है यदि पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं होता तो उसके धरातल का औसत ताप वर्तमान ताप से अधिक होता या कम होता। मैं आपको बता देता हूं, अगर हमारी धरती पर वायुमंडल ना हो तो आप सोचते होंगे कि धरती का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, क्योंकि सूर्यदेव की किरणें धरती पर पहुंच जाएंगी और धरती का ताप बढ़ा देंगी। लेकिन ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। सूर्यदेव की किरणें तो धरती पर पहुंचती ही हैं, वायुमंडल है इसलिए, ठीक है, सॉरी, वायुमंडल है तब भी सूर्यदेव की किरणें धरती पर पहुंचती हैं, और अगर वायुमंडल ना होता तब भी सूर्यदेव की किरणें कहां पर पहुंचती, धरती पर। तो वायुमंडल के होने अथवा ना होने से इस बात पर कोई फर्क नहीं पड़ता कि किरणें धरती पर पहुंचेंगी अथवा नहीं। वायुमंडल हो चाहे ना हो, विद्युत चुंबकीय तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं है, वो तब भी धरती पर पहुंचेंगी। लेकिन धरती का ताप बढ़ाएंगे नहीं, बल्कि क्या कर देंगी, घटा देंगी। क्यों घटा क्यों देंगी? चूंकि जब वायुमंडल है तो जब सूर्यदेव की किरणें धरती पर आई तो धरती पर अवशोषित हुई, तो जब धरती से वो निकलने लगी तो जो वायुमंडल है उन किरणों को वापस लौटकर ऊपर जाने नहीं देता। धरती का टेम्परेचर बना रहता है पर्याप्त। लेकिन अगर वायुमंडल ना होता तो जो किरणें आती वो किरणें चली भी जाती, बस धरती का ताप गिर जाता, कम हो जाता। इस प्रश्न का सही सार ये है। अब देखिए, कुछ वैज्ञानिकों ने भविष्यवाणी की है, जरा ध्यान दीजिएगा, कुछ वैज्ञानिकों ने भविष्यवाणी की है। क्या की है भविष्यवाणी? कि पृथ्वी पर नाभिकीय विश्व युद्ध के बाद, यानी अगर पृथ्वी पर नाभिकों का युद्ध हो जाए, परमाणु बम विस्फोट हो जाए, तो कहते हैं प्रचंड नाभिकीय शीतकाल होगा। कहते हैं उसके बाद पूरे धरती पर अनंत शीत हो जाएगा, ठंडक पड़ जाएगी, जबकि परमाणु युद्ध हुआ। पूछो अगर पूरी धरती पर हो तो, पूरे धरती पर हो तो ऐसा कह रहे हैं कि धरती बहुत ठंडी हो जाएगी। क्यों? इसका कारण दे रहे हैं, कह रहे हैं कि जीवों पर विध्वंसकारी प्रभाव पड़ेगा। वो कहते हैं कैसे इस बात को आप कह सकते हैं कि परमाणु युद्ध होने के बाद धरती ठंडी हो जाएगी, जबकि तो परमाणु युद्ध से आग लग जाती है। मैं बताता हूं, जब परमाणु बेटा युद्ध होता है, जब परमाणु बम का विस्फोट होगा तो चारों तरफ अंधेरा, धूल, धुआं छा जाएगा। धरती पर सूर्यदेव का प्रकाश आएगा ही नहीं, एकदम अंधेरा हो जाएगा। धरती पर सूर्यदेव का प्रकाश ही नहीं आएगा, धीरे धीरे धरती हमारी क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। और जब ठंडी हो जाएगी चारों तरफ एकदम शीत हो जाएगा। धरती पर टेम्परेचर कैसे बना है? सूर्यदेव से आने वाली अवरक्त किरणें, अवरक्त किरणों को बोलते हैं कौन सी किरणें? ऊष्मीय तरंगे, वही धरती को गर्म रखती हैं। जब नाभिकीय युद्ध होगा तो पूरी धरती पर अंधेरा आ जाएगा, सूर्यदेव का प्रकाश धरती पर आएगा ही नहीं, गुबार एकदम छा जाएगा, ठीक है ना। तो धरती का टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा नहीं बल्कि घट जाएगा, शीत हो जाएगा पूरी तरीके से चारों तरफ। ये हो गया बेटा नाभिकीय शीतकाल का कारण, यही इस प्रश्न का आधार है। हम लोग मिलते हैं अब अगले एपिसोड में किसी नए न्यूमेरिकल्स के साथ, यानी कि किताब के कुमार मित्तल की बुक के न्यूमेरिकल के साथ। ओके, गुड बाय, टेक केयर।